Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start the fourth part of the training trish- session over IETF 16949 2016. Up to here, we completed the 8.4 subclauses of the operation clause and earlier clause 1 to 7 of different titles under this standard. So we are going to start here from 8.5. Hope you go through with all the training details and with the videos over it in the part 1, part 2 and part 3, and that are essential to attend before going through this particular part, that is part 4, in which we are going to cover the remaining operation clause as clause 8, and I will try to cover the last two clauses 9 and 10 and the annexure A based over the suitability of the time and the time bound and time limit uh, as a uh, the detailed uh, length of the video. So let's start. So in the 8.5 fifth clause is under the operation clause is production and service provision. तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी बात है वो है अरेंजमेंट की। मतलब प्रोविजन की जब भी हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अरेंज करके रखनी है जिससे कि जो प्रोडक्शन है सर्विसेज हैं ऑटोमोटिव स्कोप के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए प्रोसेसर्स के लिए उनको सहूलियत हो सके और किसी तरह की दिक्कत का फेस ना करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ प्रोविजन की बात हो रही है। प्रोविजन की जो वर्ड मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में स्टैंडर्ड क्या बताना चाह रहा है एज अ organization, as a company which is falling under the automotive quality management system. तो पहली चीज जो इसमें है इसके अंदर जो सब क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। पहला कीवर्ड इसमें ISO 9000 2015 है, कंट्रोल प्लान है, डेवलपमेंट इन कंप्लीट सप्लाई चेन, फैमिली कंट्रोल प्लान, pre-launch or production measurement conformity data include manufacturing process verification, first of, last of, validation, special characteristics, customer required information, reaction plan। इसके बाद रिव्यू एंड अपडेट में मैंने लिया है नॉन कंफर्मिंग शिपिंग, चेंज अफेक्टिंग प्रोडक्ट, कस्टमर कंप्लायंट, सेट फ्रीक्वेंसी, कस्टमर अप्रूवल। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। पहला क्लॉज जो है इसमें सब क्लॉज वो 8.5.1 है, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। तो इसमें पहला रिक्वायरमेंट जो हमें मिलती है वो ISO 9000 2015 की है, जो मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो एज इट इज आपको वहाँ से रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके अलावा एक नोट भी यहाँ पे मेंशन करता है स्टैंडर्ड कि सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पे बात होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस उसके अंदर एक आपके पास अ, जो भी रिक्वायर्ड और सेटिस्फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट होने चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्ट का कंप्लायंस को इंश्योर कर सको। साथ ही साथ मॉनिटरिंग मेजरिंग की जो रिसोर्सेज हैं वो भी उसके साथ अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि आप इंश्योर कर सको कि वो जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो हो रहा है। तो यहाँ पे सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें हैं।
तो ये पहली तो ISO 9000 को फॉलो करना है आपको, साथ ही साथ 8.5.1 को, साथ ही साथ इसका ध्यान रखना है प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में कि जब भी कंट्रोल की बात होगी तो हमारे पास एक सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो ओवरऑल गवर्नेंस है, एक्सक्यूशन है प्रोडक्शन का, वो हम डिलीवर कर सके, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रही है एज ऑटोमोटिव स्कोप कंपनी, हम उसको जस्टिफाई कर पाए, कंफर्मिटी उसकी शो कर पाए। तो इसके अंदर कंट्रोल और प्रोडक्शन एंड सर्विस के अंदर पहला जो चीज आता है सब क्लॉज, वो है कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को एक डेवलप करना है कंट्रोल प्लान, जो कि एनेक्सर ए का रेफरेंस देता है। एनेक्सर ए को हम अभी आगे जब हमारे 10 क्लॉजेस कंप्लीट हो जाएंगे ट्रेनिंग के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि एनेक्सर ए में क्या क्या चीज़ें हैं। कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में है एनेक्सर ए, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कंट्रोल प्लान के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपको एक डेवलप करना है कंट्रोल प्लान, जिससे कि आप प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन को कंट्रोल कर सको। और ये जो कंट्रोल प्लान होगा वो सिस्टम लेवल की बात होती है कि सिस्टम लेवल पे होगा, सब सिस्टम लेवल पे होगा, कंपोनेंट लेवल पे होगा, मटेरियल लेवल पे होगा, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग साइट है उनके लेवल पे होगा, उस जगह पे होगा, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होंगे उनको भी उसके थ्रू कवर करना है। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल सप्लाई चेन है उसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, जो 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 फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, साइट्स हैं, वो सारे कवर होने चाहिए। चाहे वो बल्क मटेरियल के मामले में हम बात करें रिस्पेक्ट में, पार्ट्स ऑफ मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमको कंट्रोल प्लान के मैनर में कवर करना है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो हमारा हर चीज़ के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन और जो सर्विस प्रोविजन है उसको इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ एक बात यहाँ पे आती है कि फैमिली कंट्रोल प्लान की बात करता है स्टैंडर्ड की, फैमिली कंट्रोल प्लान भी हो सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। जब भी आ, हम बल्क मटेरियल प्रोडक्शन करेंगे या सिमिलर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक जो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको यूज़ करके, तो उस कंडीशन में जहाँ पे सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लेके कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बल्क मटेरियल की या फिर सिमिलर पार्ट्स की, तो वहाँ पे हम फैमिली कंट्रोल प्लान को रेफर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और उसके थ्रू हम अपने जो कंप्लायंसेस है, कंफर्मिटी है, उसको शो कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड में बात आती है कि डिफरेंट स्टेजेस के लिए भी आपके पास कंट्रोल प्लान्स होने चाहिए। उसको भी हम अनेक्शर ए को जब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा डिटेल मैनर में चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर्टिकुलरली कंट्रोल प्लान की बात होती है प्री लॉन्च स्टेज पे, दूसरी प्रोडक्शन स्टेज पे हमारे पास कंट्रोल प्लान होने चाहिए। जब भी हम प्री लॉन्च की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, उस स्टेजेस पे, और जो इंटरलिंक्ड हों, रिलेटिव हों, जो भी हमारे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के एनालिसिस थी, इनपुट्स थे, आउटपुट्स थे, उससे साथ ही साथ जो भी हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट हमने डायग्राम डिस्कस डेवलप किया था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड वहाँ पे हमने रिस्क एनालिसिस की थी, उसके जो आउटपुट थे उनका कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही ये हमारा जो कंट्रोल प्लान होगा प्री लॉन्च का और प्रोडक्शन स्टेज का होना चाहिए। तो इसका खास ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलरली कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है।
इसके साथ ही अगर आपके आपकी कंपनी और आपके कस्टमर की कंपनी के बीच किस तरह का एग्रीमेंट है या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी मैनर में कि आपको इस यहाँ पे जो रिलेवेंट डाटा इस्टेब्लिश होगा, जो हमारे कंट्रोल प्लान का है प्री लॉन्च स्टेज में, प्रोडक्शन स्टेज में, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग का, तो उसको आपको शेयर करना है अपने कस्टमर के साथ, जिससे आप कंफर्मिटी शो कर सको जो भी रिक्वायरमेंट थी उनके रिस्पेक्ट में। और स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड कहता है इंक्लूड करना है कंट्रोल प्लान में। ठीक है, तो जो उसमें पहली चीज़ें हैं वो है कि हमारे पास हमने क्या कंट्रोल यूज़ किए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, और किस तरह से हमने वेरीफाई किया जो जॉब सेटअप किया था। जॉब सेटअप वर्ड यहाँ पे यूज़ करता है, मतलब एक जॉब है मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाना, उसको हम जॉब की तरह देख सकते हैं, जिसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने में हमने कुछ मॉनिटरिंग और मेजरिंग की पैरामीटर्स अप्लाई किए, जिसके थ्रू हमने वेरीफाई किया कि चीज़ एक स्टेज पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गई है और एक एक्टिविटी हमने कंप्लीट की और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मॉनिटरिंग और मेजरिंग के थ्रू क्रॉस वेरीफाई कर ली है और वो जो जॉब था वो कंप्लीट हो गया। तो इसके वेरिफिकेशन का डेटा भी हमें कवर करना है अपने कंट्रोल प्लान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में बात कर रही हैं जो कि हमें कस्टमर के साथ शेयर करना है प्री लॉन्च और प्रोडक्शन स्टेज में। साथ ही साथ हमने जैसे जो हमारा कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उसकी बात कर ली, वेरिफिकेशन की बात कर ली जॉब सेटअप के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो है फर्स्ट ऑफ लास्ट ऑफ पार्ट वैलिडेशन। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बन के निकल रहा है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, उसका वैलिडेशन आपको करना है। साथ ही साथ जो लास्ट पार्ट है उसका वैलिडेशन करना है और दोनों को मैच करना है, जिससे कि आप इंश्योर कर सको अपने कंट्रोल प्लान के थ्रू कि कंफर्मिटी जो है वो हमने अचीव कर ली है। और ये जो रिजल्ट्स हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग की थ्रू फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ पार्ट वैलिडेशन, ये उसको शो कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ एंड लास्ट ऑफ की जब भी बात होगी तो ये एक साइकिल के लिए होती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेडिकेटेड होती है, इसका ध्यान रखना है, जिसके साइकिल के रिस्पेक्ट में या फिर उस पीरियड के रिस्पेक्ट में हम ये वैलिडेट करते हैं थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो हमारी मैच कर रही हैं फर्स्ट प्रोडक्ट में और लास्ट प्रोडक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये चीज़ें हमें इस वैलिडेशन के थ्रू मिलेंगी। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में, जो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है कि जो मॉनिटरिंग है उसका मेथड और जो कंट्रोल है उसको एक्सरसाइज करने हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें कस्टमर या आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने डेवलप की हैं, हमें मिली हैं, तो वो उन मेथड्स को, उन कंट्रोल्स को, मॉनिटरिंग के हमें एक्सरसाइज करनी है। ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी हम प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है प्री लॉन्च के रिस्पेक्ट में, जब भी हम प्री लॉन्च करने की बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साथ साथ सर्विस की ही बात है, ये ध्यान रखना है जब भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की बात करूँगा तो वहाँ पे कोई सर्विस आप रिलेट करो, आप सर्विस से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें भी सेम वेटेज रखेगी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अल्टरनेट, या फिर आप कह सकते हैं कि
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को या सर्विस को लेके आप चलेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जिसके साथ जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गई अपनी बात फर्स्ट ऑफ लास्ट ऑफ की, मेथड्स की, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में मॉनिटरिंग के लिए। फिर साथ ही साथ कंट्रोल प्लान्स में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो हमें फर्निश करनी है, देनी है कस्टमर को प्री लॉन्च और प्रोडक्शन स्टेज में कंट्रोल प्लान के थ्रू, वो है कस्टमर को इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आपको बताया है, कॉन्ट्रैक्ट में है, एग्री किया, एग्रीमेंट में है, तो उस चीज़ को आपको वहाँ से कंट्रोल प्लान से डिटेल निकाल के कस्टमर को देनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोई रिएक्शन प्लान है जिसको आपने स्पेसिफाई किया है, जब भी कोई जो भी हमारे कंट्रोल प्लान के थ्रू डेटा निकल के आया है और हमने कोई नॉन कन्फर्मिटी डिटेक्ट की है, उस केस में हमें क्या रिएक्शन रखना, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा उस नॉन कन्फर्मिटी को मिटिगेट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो ये रिएक्शन प्लान होगा वो स्टेटिस्टिकली ड्रिवन होगा। आपके पास स्टेटिस्टिकली आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके थ्रू आप जस्टिफाई करो कैसे हम नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में एक एक्शन प्लान, एक रिएक्शन प्लान के थ्रू चीज़ों को मिटिगेट या फिर जो कन्फर्मिटी है उसको इंश्योर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में। जब भी आप जस्टिफाई करोगे, आंसरेबल होगे कस्टमर के के लिए, कस्टमर को, और अगर आपने कस्टमर के साथ इस तरह का आपका एग्रीमेंट है, तब साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट जो बात आती है वो रिव्यू की बात आती है कि आपको कंट्रोल प्लान को रिव्यू करना है, अपडेट करना है जब भी आपको ज़रूरत पड़े। और इस रिव्यू और अपडेट करने में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, किस किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें रिव्यू और अपडेट्स को करना है, वो चीज़ें क्या होंगी। तो इसमें पहला जो चीज़ स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है उसको आपने शिप किया है, तो उस केस में हमें ये कंसीडर करना है रिव्यू और अपडेट की चीज़ को। दूसरा जो है, कोई इस तरह का चेंज आया है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लॉजेज में बात कर चुके हैं चेंज के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पे इफेक्ट आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे इफेक्ट आ सकता है, मेजरमेंट पे इफेक्ट आ सकता है, लॉजिस्टिक्स पे असर आ सकता है, सप्लाई सोर्सेस पे इफेक्ट आ सकता है, वॉल्यूम जो है जो हम डिलीवर करना है उस पर इफेक्ट आ सकता है, जो हमारी रिस्क एनालिसिस थी उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। उस कंडीशन में हमें जो हमारा कंट्रोल प्लान है उसको रिव्यू और अपडेट करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट है, अगर हमें कोई कस्टमर कंप्लेन मिल रही है या फिर कोई उसके रिस्पेक्ट में कस्टमर कंप्लेंट के थ्रू कोई करेक्टिव एक्शन है, तब भी हमें अपने कंट्रोल प्लान को रिव्यू और अपडेट करना है। ठीक है, इसकी साथ ही साथ अगर रिस्क एनालिसिस के थ्रू हमें इवेल्युएट करना है अपने कंट्रोल प्लान को, और हमें एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि हमें कब कंट्रोल प्लान को रिव्यू करना है और फर्दर हम कब उसको अपडेट करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो ये सारी कंडीशनल चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आपको रिव्यू और अपडेट का ध्यान रखना है अपने कंट्रोल प्लान को। साथ ही साथ एक बात और स्टैंडर्ड कहता है कि कस्टमर अप्रूवल की, अगर आपका जो एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ वो इस तरह का है, उस कंडीशन में जब भी आप कंट्रोल प्लान को चेंज करने के लिए जाएं या फिर रिव्यू की बात करें, रिवीजन की बात करें, तो हमें कस्टमर अप्रूवल ले लेना है, कस्टमर को नोटिफाई कर देना है, अपडेट कर देना है कि किस वजह से हम कंट्रोल प्लान में चेंज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी एक बात और है
कि हो सकता है वहाँ पे आपको कस्टमर आपसे पूछे कि आप किस बेसिस पे चेंज करने जा रहे हो, किस क्या रिव्यू आपने किया है, क्या कंडीशंस थी। तो उससे रिलेवेंट आपको डेटा रिकॉर्ड्स को भी शेयर करना पड़ सकता है, जिससे कि फर्दर वो अप्रूवल आपको दे सके। तो ये पहला सब क्लॉज था जो मैंने कीवर्ड्स आपको साथ डिस्कस किए थे। इसके आगे चलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस, visual standards ensure communicated, understood, legible language, accessible operator safety rules। इसके साथ ही एक और हम सब क्लॉज ऐड कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप्स व्हेन परफॉर्म्ड, इनिशियल रन, मटेरियल चेंज ओवर, जॉब चेंज, सेटअप पर्सनल statistical method, first of last of, पार्ट वैलिडेशन, एविडेंस। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू अपने। तो अभी तक हमने कंट्रोल प्लान की बात कर ली। कंट्रोल प्लान के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या प्रोविजंस उसमें रखने हैं कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में। अभी हमारा स्टैंडर्डाइज वर्क की बात होगी, जिसमें हमारा ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस हैं, विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब भी हम मतलब वर्क को हमारे एक ऑपरेटर एक्सिक्यूट करता है, जो कि उसकी नॉलेज, उसके उसके पास टाइम, उसके पास सारी चीज़ों की एक लिमिटेशन होती है। मतलब विद इन एक टाइम फ्रेम चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को, और एक प्रॉपर जो कंट्रोलिंग है उसके वर्क एक्सिक्यूशन की, ऑपरेटर की। तो उस चीज़ों को हमें बहुत एक इफ़िशिएंट, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस की बात होती है, या फिर एक जनरल मैनर में हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेंशन करता है स्टैंडर्ड। तो इसको इस तरह से हमें इसके इम्पोर्टेंट को समझना है कि हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको वो विजुअली देख के एक ऑपरेटर, या फिर एक क्लियर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू रिव्यू करके, वो अगर उसकी कोई कंफ्यूजन है, उसकी जॉब की कोई नीड है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को मतलब विद इन अ शॉर्ट टाइम क्लियर कर ले खुद से। तो इसको हमें ध्यान में रख के ये ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन या फिर विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करने हैं, जिससे कि हमारा स्टैंडर्डाइज वर्क्स जो है सिस्टम वो डेवलप हो सके। तो स्टैंडर्ड इसमें कुछ चीज़ें कहता है कि क्या क्या होना चाहिए स्टैंडर्डाइज वर्क सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो उसमें स्टैंडर्ड इंश्योर करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि जो भी ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस हैं, विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट किए गए हों, और साथ ही साथ वो अच्छी तरीके से जो एम्प्लॉय है उसको समझ में आ गया हो, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर हो, जो भी वर्क वो परफॉर्म करने जा रहा है। ठीक है। तो ये इसमें हमें जो भी अभी तक हमने जो भी चीज़ें बात करी ओवरऑल ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने मतलब इसमें इंश्योर की, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें हम क्या करेंगे, क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स, क्या रिकॉर्ड्स, प्लान्स हमारे क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में अप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी है, और ध्यान रखना है कि उसको वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहला ये पॉइंट है अपना स्टैंडर्डाइज वर्क का। सेकंड जो बात आती है वो है लेजिबल की। तो हमारा जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो यहाँ लेजिबल से रिप्रेजेंट होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है,
किसी अपने वर्क को लेके वो इस फॉर्म में हमें जो भी डेटा उसको देना है एज अ रेफरेंस वो डिस्प्लेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिस्प्लेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समय के साथ मतलब चीज़ें मतलब खराब हो जाएं या फिर वो पढ़ने लायक ना रहे या फिर किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के एक लेजिबल ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन या फिर विजुअल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है कि किस लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर वर्क ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस या फिर विजुअल स्टैंडर्ड्स होंगे, जिससे कि जो पर्सनल है किसी वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वो अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद लेजिबल में ही मैंने ऐड किया था एक्सेसिबिलिटी की कि वो डिस्प्लेड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे भी जॉब एक्सिक्यूट हो रहा है, जिससे कि टाइम एफिशिएंट मैनर में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर में स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए वर्क और चीज़ों में टाइम ना लगे किसी तरह की क्वेरी को या फिर अपने नॉलेज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिस्टम के अगेंस्ट में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल्स की बात भी करता है कि जो भी वर्क इंस्ट्रक्शंस होंगे या फिर विजुअल स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें हमें ऐड करना है जो भी ऑपरेटर सेफ्टी के रूल्स हैं और उन चीज़ों को। हाँ, तो मैंने बताया जो रिक्वायरमेंट्स अभी मैंने इसमें इसी क्लॉज में एक्सप्लेन किया जो रिक्वायरमेंट्स हमने अप्लाई की थी अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में और उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमने बातें की अभी तक वो सारी चीज़ें हमें पर्टिकुलरली जो उसका मतलब समरी है उस पर्टिकुलर जॉब पॉइंट पे जहाँ पे वो वर्क हो रहा है वहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास एज अ डेटा के फॉर्म में, लेजिबल फॉर्म में, एक्सेसिबल फॉर्म में और एक मतलब समझने वाली लैंग्वेज में जिसमें वर्कर की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, डिस्प्लेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है जब भी हम स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की बात करेंगे। ये तो यहाँ तक स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ वर्क की बात होगी। नेक्स्ट जो है वो है वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप की बात। ठीक है, तो जो वेरिफिकेशन है जॉब का जो सेटअप है जॉब का उसका हमें कब कब करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो तो आप समझ सकते हो वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जब भी आप जॉब को सेटअप करते हो फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस में लेने के लिए तो पहला जो है वो जब भी हम जॉब को सेटअप करें इनिशियली तो उस टाइम पे वेरिफिकेशन करना है। मटेरियल चेंज हो रहा है उस टाइम पे हमें वेरिफिकेशन करना है। साथ ही साथ जो जॉब चेंज है अ, कोई हम न्यू सेटअप ऐड कर रहे हैं जहाँ पे जिसको हम जॉब सेट चेंज कह रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमारा वेरिफिकेशन जॉब सेटअप का होना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ पे पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो भी ये पर्टिकुलरली जॉब सेटअप पर्सनल कर रहा है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड की बात कहता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है वेरिफिकेशन के लिए। अ, अगर वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उस कंडीशन में। इसके साथ ही जो भी हमारा जॉब सेटअप है उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ या फिर लास्ट ऑफ है उस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ और लास्ट ऑफ के जो पार्ट्स हमने डेवलप किए हैं उसे हमें रिटेन करके रखना है जिससे जो उसका वेरिफिकेशन है उसको हम एज अ वैलिडेशन यूज़ कर सकें जो परफॉर्मेंस है जॉब सेटअप की। तो इसका ध्यान रखना है इस वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप में कि हम जो वैलिडेशन डाटा है फर्स्ट ऑफ एंड लास्ट ऑफ का उसके साथ ही उसका एविडेंस वो पर्टिकुलर पार्ट्स हमें रिटेन करके रखने हैं फर्दर यूज़ के लिए।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप के लिए हमें करनी है, जो स्टैंडर्ड हमें कहता है और हमें अपने ऑटोमेटिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड करनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं कि कब परफॉर्म करना है। तो इम्पोर्टेंट ये है वेरीफाई जॉब सेटअप को इनिशियल कंडीशन में, जब हम जॉब को सेट करते हैं, कभी मटेरियल चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में, जॉब चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उस जॉब सेटअप का, उसको एक जो वहाँ पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को करने के लिए, उस पर्सनल को वहाँ पे रिकॉर्ड जनरेट करने हैं, इसमें वो सारी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होने चाहिए। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है उसमें स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करना है वेरीफाई करने के लिए कि जो हमारा जॉब है वो एक मतलब जो इसकी एडिक्वेसी है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर रहा है उसका सेटअप। ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ जो पार्ट है जिसका वैलिडेशन हमने किया है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स को हमें रिटेन करके रखना है, जिससे हम इन फ्यूचर हम सो जब भी हम रन एग्जीक्यूट करें या फिर ज़रूरत पड़े तो उसको एज एविडेंस यूज़ कर लें कंपैरिजन के लिए आपस में, और जस्टिफाई कर सकें कंफर्मिटी को लेके। और जो उसके रिकॉर्ड्स होंगे जो कि प्रोसेस को लेके हो सकते हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल को लेके हो सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ कंडीशन में वैलिडेशन के लिए, वो भी हमें रिटेन करके रखने हैं। तो ये हमारा वेरिफिकेशन की बात थी, वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप की। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन, डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट, इसमें मैंने कीवर्ड लिया है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इस पे जो मैंने कीवर्ड्स लिया है सिस्टम, डिफाइन, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इंक्लूड में जो कीवर्ड लिए हैं प्रोसेस इक्विपमेंट, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, रिसोर्सेज, मेंटेनेंस प्रोविजन, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, OEE, MTBF, MTTR, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मैनेजमेंट रिव्यू, रेगुलर रिव्यू, पीरियोडिक ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। ट्रेनिंग के समय आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम हमारा जो टाइटल है वो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के अंदर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जो हमारा क्लॉज है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, उसके ये सब पार्ट्स हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँ वो कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के रिस्पेक्ट में आपको सोचनी है और समझनी है, और थ्रू आउट द ट्रेनिंग इसी तरह से चीज़ों को फॉलो करना है। तो शट डाउन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेज होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए। जब आप शट डाउन के लिए जाते हो तो शट डाउन से आने के बाद हमें क्या चीज़ें वेरीफाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड कहता है कि आपको डिफाइन और इम्प्लीमेंट करना है क्या नेसेसरी एक्शन होंगे जिससे कि हम फर्दर आफ्टर शट डाउन प्रोडक्ट का जो कंप्लायंस है, जो रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ें हम इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ ये शट डाउन प्लान भी हो सकता है, अनप्लान भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास नेसेसरी एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, या फिर हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने अप्लाई किए हैं, इंटरनल हैं, कस्टमर के हैं, स्टैट्यूटरी है, रेगुलेटरी है, उन सारी चीज़ों को हम इंश्योर कर सके फर्दर आगे जाने पे। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ शट डाउन क्लॉज है, वेरिफिकेशन आफ्टर शट डाउन की रिक्वायरमेंट है ITF 16949 की। ये आपको इस्टेब्लिश करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट जो बात आती है नेक्स्ट सब क्लॉज जिसमें मैंने कीवर्ड्स बताए वो है
टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सब क्लॉज का जो टाइटल है वो है कि यहाँ प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो प्लांट का सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, उसमें जो भी नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज आप उसमें यूटिलाइज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन को देने के लिए, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए, जिससे कि जो उसके आउटकम्स हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है इंडिविजुअली एज ए कंबाइंड, वो एडिक्वेट हो, जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो हम रीच कर सकें, हमें मिल सके, कहीं पे भी गैप ना हमें मिले या फिर हमारी कोई नॉन कन्फर्मिटी ना रेस करे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को देखना है। और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हम जो हमारे पास प्रोसीजर हम डेवलप करेंगे वो उसमें यूज़ करना है कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस वर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी टीम इन्वॉल्व हो उसको समझाना कि हम मेंटेनेंस जो हमारा है उसको हम प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है। और ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, जो हमारे कंप्लायंसेस हैं, कंफर्मिटी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करना है उसके रिस्पेक्ट में। तो आगे चलते हैं। इसमें स्टैंडर्ड पहले जो चीज़ें कहता है डेवलप, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए कि हमारे पास एक मेंटेनेंस सिस्टम का, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे हम डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें और मेंटेन करें। उसके साथ ही साथ उसमें क्या क्या मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए जिसको हमें इंक्लूड करना है अपने प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम में। तो उसमें सबसे पहला है कि आइडेंटिफिकेशन हमें करना है प्रोसेस इक्विपमेंट का जो नेसेसरी है हमारे कंफर्मिटी को इंश्योर करने के लिए, और जो हमारा वॉल्यूम है प्रोडक्शन का उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ कहाँ पे हमें किस पार्ट्स का रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है इक्विपमेंट में, उनका आइडेंटिफिकेशन हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी अवेलेबिलिटी हमें मेंटेन करके रखनी है, जिससे शॉर्ट नोटिस में टाइम बाउंड मैनर में हम चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकें और हमारा जो वॉल्यूम है और कन्फर्मिटी है, कंप्लायंसेस हैं, उसको इंश्योर कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है कि हमारे पास प्रोविजन क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, जिससे कि हम अपना मेंटेनेंस जो सिस्टम है उसको एक प्रॉपरली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। वो मेंटेनेंस चाहे मशीन का हो, इक्विपमेंट का हो, फैसिलिटी का हो। तो हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में जो रिसोर्सेज चाहिए मेंटेनेंस के लिए वो हमारे पास ओवरऑल एक प्रोविजन होना चाहिए कि हम एक प्लान मैनर में, एक टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस मेंटेनेंस एक्टिविटी को। ठीक है। अगर हमारे पास प्रोविजंस नहीं होंगे, हमने इसको प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं किया है रिसोर्सेज को, तो हमें मतलब हमारा जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, कंपनी के, वो फर्दर प्रॉब्लम में आएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का पॉइंट है पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन का। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली पॉइंट इसलिए है कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट का या फैसिलिटी का या फिर टूल का मेंटेनेंस जब एक्टिविटी करते हो तो उस कंडीशन में जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, गेजिंग्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आ सकता है उस मेंटेनेंस का। तो उस कंडीशन में हमें डिटरमाइन करना है अपने मैनेजमेंट मेंटेनेंस सिस्टम के थ्रू कि पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट हमें कैसे फुलफिल करनी है। तो ये पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो स्टैंडर्ड बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कस्टमर की, तो उसको कंसीडर करना है अपने जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो है
हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए मेंटेनेंस के, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है रखने जब भी हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, एक हाई वॉल्यूम की बात करें, बल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिसको हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है, जिसमें पहला है अपना ओई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की बात इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो इक्विपमेंट है उसका जो एंड यूज है वो हमें इंश्योर करना है कि वो मेंटेन रहे जब तक भी हम उस इक्विपमेंट का यूज ले रहे हैं। सेकंड जो इसमें है MTBF है। MTBF का फुल फॉर्म है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, तो ये भी हमें इवेल्युएट करना है थ्रू मेंटेनेंस कि क्या मीन टाइम होगा जो हम उस इक्विपमेंट को पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, और उसके फेलियर में हम जहाँ जैसे कि हम कैलिब्रेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम में अपने, वो कब जाके एक रिजल्ट उसके जो है और जो उसका इंटेंडेड यूज है फिर एंड रिजल्ट है उससे वो वेरी करने लगेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात आती है फटीक लाइफ की इस तरह से कि फटीक लाइफ क्या है मटेरियल की। तो जो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज हैं जो मशीन्स बनाते हैं वो फटीक लाइफ डिक्लेयर करते हैं कि फटीक लाइफ एक प्रोडक्ट की ये होती है बेस्ड ऑन द मटेरियल्स। उसी तरह से यहाँ पे MTBF में मीन टाइम बिटवीन फेलियर को हमें आइडेंटिफाई करना है जिससे हम उस पर एक एक्शन प्लान डेवलप कर पाएँ कि हमें कब कौन सा पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर कंप्लीट मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया MTBF। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है MTTR। MTTR का फुल फॉर्म है मीन टाइम टू रिपेयर। तो ये मैंने MTBF में बताया कि फेल्योर की कंडीशन में हमें और रिपेयर करना पड़ सकता है, तो उसी तरह से आपको MTTR को कंसीडर करना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, मीन टाइम की जब बात आ रही है यहाँ पे जो MTTR की बात की हमने MTBF की बात की, तो मीन टाइम को इस तरह से रिलेट करना है कि जो वर्किंग या फिर ऑपरेशन टाइम है पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, जिसके रिस्पेक्ट में हम MTBF कैलकुलेट कर रहे हैं, MTTR कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको देखना है। तो ऑपरेशनल टाइम हमारे पास होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक फोरकास्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि फेल्योर कब हो सकता है या फिर रिपेयर की रिक्वायरमेंट कब आ सकती है पर्टिकुलर इक्विपमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस कंप्लायंस की बात है कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो हमें उसका मैट्रिक्स डेवलप करना है वो जो कि बहुत ज़रूरी है एक ऑनगोइंग प्रोडक्शन सिस्टम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए, विदाउट एनी ब्रेक, और जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा कंप्लायंस इशू, कंफर्मिटी इशू हमारे सामने आ सकती है रिस्क के रूप में। तो हमारे पास एक अच्छा प्रिवेंटिव मैट्रिक्स का मेंटेनेंस का मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास इन डिटेल हो कि कब हमें कौन से इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, और इसका जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो भी स्टैंडर्ड कहता है उसको आप मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो मेंटेनेंस है, कंप्लीट सिस्टम जो मेंटेनेंस का है, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान है, वो हमें एक रेगुलर रिव्यू उसका करते रहना है। जो भी कुछ हमारे रिस्क जनरेट हुए थे, कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स हैं या फिर सजेशंस हैं, थ्रू लीडरशिप निकल के आए हैं, ऑपरेटर के थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू, इंजीनियर्स के थ्रू, सो उनको एज अ रिव्यू यूज़ करना है फर्दर
कोई मॉडिफिकेशन की नीड है मेंटेनेंस प्लान में, सिस्टम में, तो उसको हमें फर्दर इम्प्लीमेंट करना है और उसके रिस्पेक्ट में हमें डॉक्यूमेंटेड एक्शन प्लान बनाना है, करेक्टिव एक्शन एड्रेस करना है। ये सब चीज़ें हमें इसमें इंश्योर करनी है। साथ ही साथ प्रिडिक्टिव मेथड्स की बात करता है यहाँ पे कि इन केस कुछ हमारा इस तरह का प्रिडिक्शन हमारा आता है शॉप फ्लोर से, कह लीजिए आप, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में हमारे पास सडन या फिर इंस्टेंट कह लीजिए आपके पास प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस प्लान होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, जिससे आप वहाँ पे चीज़ों को ओवरकम कर सको और जो अपनी प्रोसेसिंग है, वर्क का एग्जीक्यूशन है, उसको स्मूथली ऑनगोइंग बना सकूं। तो इसका ध्यान रखना है। प्रिवेंटिव मेथड्स होने चाहिए और साथ ही साथ प्रिडिक्टिव भी होने चाहिए। दोनों को हमें मेथड्स को इवेल्युएट करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है। पीरियोडिक ओवरहॉल कब होगा, ये भी एक नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना है कि पीरियोडिक ओवरहॉल जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा मीन टाइम टू रिपेयर से निकल के आएगा, ठीक है, या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस से निकल के आएगा, प्रिवेंटिव हमारा मेंटेनेंस से निकल के आएगा, और जो भी हमारा शेड्यूल्स है, जो हमने मेथड्स सिस्टम डेवलप किया है उससे निकल के आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब भी हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करेंगे। आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ चुके होंगे ऑटोमोटिव सेक्टर के रिस्पेक्ट में। अगर आप प्रोफेशन में हो, वर्क कर रहे हो सिमिलर वर्क एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी पीरियोडिक मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली जो हमने डिस्कस करी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब क्लॉज है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन के अंदर, वो है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट, इंस्पेक्शन टूलिंग एंड इक्विपमेंट। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है प्रोवाइड रिसोर्सेज, इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम, include maintenance and repair, storage and recovery, setup, perishable, design change, tool modification, tool identification, permanent marked, outsource activity monitoring, production scheduling, just in time information system, order driven। तो यहाँ तक हम दो सब क्लॉसेस को मैंने कंबाइंडली यहाँ पे कवर किया। अब मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। जो फर्स्ट अपना सब क्लास था, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट, इंस्पेक्शन टूलिंग एंड इक्विपमेंट। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में यहाँ पे टूल की बात हो रही है, किस किस तरह के टूल्स यूज़ होने हैं, गेजेस यूज़ होने हैं। टूल्स से जनरली हमें समझ में आता है कि जो हम हैंड हेल्ड हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम कैरी करते हैं डिफरेंट इंटेंडेड यूज़ के लिए, जो कि प्रोडक्शन में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, डिफरेंट स्टेजेस में टेस्ट और इंस्पेक्शन में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, उनको मैनेज कैसे करना है। तो पहली चीज़ है इसमें है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जो भी टूल, गेजेस, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, वेरिफिकेशन एक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन और सर्विस से रिलेटेड वर्क मटेरियल्स को डील करने के लिए यूज़ करने हैं उनके लिए। तो इसमें रिसोर्सेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी परचेजिंग है, उनका कैलिब्रेशन है, उनका हैंडलिंग है, उनका स्टोरेज है। वो सारी चीज़ें हमें उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी है, अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में उसको रिफ्लेक्ट करना है, जिससे कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है, फैब्रिकेशन है, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं थ्रू आउट द सप्लाई चेन, वो अच्छी तरीके से कंप्लाइड वे में चीज़ें हो सकें, हम कंफर्मिटी शो कर सकें। साथ ही साथ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में हमें टूलिंग मैनेजमेंट को लेके एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना है अंडर द ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसको इम्प्लीमेंट करना है।
और इसमें ध्यान रखना है कि वो टूल्स या तो आपके द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ओन किए हो सकते हैं, या कस्टमर की भी ओनरशिप हो सकती है। तो इस दोनों तरह के टूल्स को कवर करना है। अब ये जो टूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। तो उसमें पहली चीज़ है उनका मेंटेनेंस आप कैसे रखोगे, रिपेयर उनका कैसे करोगे, उसके लिए किस तरह की फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, किस तरह के पर्सनल रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करनी पड़ेंगी। उनका स्टोरेज कैसे होगा, उनको रिकवरी के लिए लिखता है कि रिकवरी की पॉइंट लिखता है स्टैंडर्ड, तो उनका स्टोरेज कैसे होगा। और रिकवरी का यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन केस वो टूल सर्कुलेट हो रहा है वर्क एरिया में, तो कब तक उसको सबमिट करना है, ठीक है, कौन सबमिट करेगा, कौन रेगुलेट करेगा उसकी मतलब सर्कुलेशन को। तो ये चीज़ें उसमें आपको अपने सिस्टम में टूलिंग मैनेजमेंट के ऐड करना है। साथ ही साथ सेटअप की बात होती है कि सेटअप कौन करेगा। कोई भी टूल है उसकी जो भी इंटेंडेड यूज़ है उसको प्रॉपर डिलीवर करने के लिए सेटअप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये चीज़ें आपको टूलिंग मैनेजमेंट में ऐड करना है। साथ ही साथ टूल चेंज प्रोग्राम की बात करता है स्टैंडर्ड। पेरिशेबल टूल की बात करता है, कोई टूल आपका पेरिशेबल है, उसकी लिमिटेड लाइफ है, तो उस केस में टूल चेंज प्रोग्राम को आपको सिस्टम में डालना है कि आफ्टर नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल्स, आपको टूल चेंज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है किसी स्पेसिफिक टूल के लिए। तो ये चीज़ें भी आपकी जो टूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर आनी चाहिए। साथ ही साथ इन केस किसी तरह की चेंज की रिक्वायरमेंट आई आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन से, तो उसकी वजह से जो टूल डिज़ाइन है उसमें भी चेंज की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो उस केस को आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आप टूल कैसे चेंज करोगे, उसका डिज़ाइन कैसे चेंज करोगे। ये चीज़ें भी आपको अपने टूल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड करनी है। और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड, वो आपको इस्टेब्लिश करने हैं, एज एविडेंस मेंटेन करने हैं। इसके साथ ही हर टूल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जिससे उसका सीरियल नंबर आपको पता चल सके, एसेट नंबर पता चल सके, स्टेटस की बात होती है, स्टेटस उसका पता चल सके, ठीक है। और स्टेटस में पर्टिकुलरली बात आती है प्रोडक्शन, जैसे हम उस पर किसी तरह से ट्रेसेबल बना सकते हैं उस पर्टिकुलर टूल पे कि प्रोडक्शन किस स्टेज का है, या फिर रिपेयर के अंदर है, या फिर डिस्पोजल के अंदर है। ओनरशिप हम उसमें स्टेटस में शो कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की आइडेंटिफिकेशन भी हमें हर टूल पे डिफाइन करनी है, जिससे उसकी ट्रेसेबिलिटी मेंटेन हो सके और वो सर्कुलेशन में कहीं पे भी रहे, उसको कोई भी यूज़ करे, उसको नॉलेज हो इस ट्रेसेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, जिससे कि जो कन्फर्मिटी है, कंप्लायंसेस हैं, वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। इसके साथ ही एक परमानेंट मार्किंग की भी स्टैंडर्ड बात करता है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस में यूज़ हो रहा है, सप्लाई चेन के डिफरेंट ओनरशिप में है, डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक परमानेंट मार्क होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, जो विजिबली लोकेट कर सके, आइडेंटिफाई हो सके विजिबली कि ये मतलब किस पर्टिकुलर इसका टूल का ओनरशिप किसका है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं, या फिर किस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हमें यूज़ करना है। इन चीज़ों में मतलब एक इजीनेस आ जाए, मतलब उससे हमारा टाइम सेव होगा, कंप्लायंसेस हमारी बेटर होंगी, रिस्क कम होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये परमानेंट मार्क भी हमें इस्टेब्लिश करना है ट्रेसेबिलिटी के साथ साथ टूल पे। और मैन जो हम टूल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें चीज़ें ऐड करनी है, कैसे हम मॉनिटर करेंगे,
अगर इन केस कोई हम टूल आउटसोर्स कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी टूल्स के थ्रू हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उसको उस एक्टिविटी को हमें कैसे ओवरऑल मॉनिटर करना है, इन चीज़ों का भी हमें चीज़ें मतलब हमें आइडेंटिफाई करके अपने टूल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड करनी है। टूल का मैंने बताया कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में कहीं से हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल है जो उसमें हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है और हमें आउटसोर्स करनी पड़ी, या वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, या फिर वो कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए भी हो सकती है, तो उन सारी कंडीशन में उस आउटसोर्स्ड सर्विस का जिसमें कोई पर्टिकुलर टूल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग की हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए अपने टूल मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आई थी, हमारा सब क्लॉज था प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है जस्ट इन टाइम। मतलब जो सारी चीज़ें हमने प्लान कर ली, प्रोसीजर डेवलप कर लिए, सिस्टम डेवलप कर लिए, सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली, इस्टेब्लिश कर ली, रिकॉर्ड्स फॉर्म कर ली जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं ऑपरेशन के अंदर। तो जो हमारा अभी नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज आता है प्रोडक्ट शेड्यूलिंग का कंट्रोल के अंदर, तो उसमें जस्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हमने इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें या फिर करने वाले हो तो वो जस्ट इन टाइम मैनर में हो, उसके शेड्यूल जस्ट इन टाइम मैनर में हो, जिससे कि जो इफ़िशियंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है वो मेंटेन हो सके। और ये जब भी हम प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करेंगे जस्ट इन टाइम मैनर में, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हमें ये क्लियर हो सके। एक ऑर्डर ड्रिवन की बात होती है कि ऑर्डर ड्रिवन हमारा जो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग्स हैं डिफरेंट एक्टिविटी वाइज, डिफरेंट स्टेजेस वाइज, वो मेंटेन हो सके, जिससे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक हिरार्की जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है। इसके साथ ही साथ प्लानिंग इंफॉर्मेशन की बात होती है जब भी हम प्रोडक्शन की शेड्यूल करेंगे प्रोडक्शन को, तो प्लानिंग इंफॉर्मेशन में हमारे पास होना चाहिए कि कस्टमर ऑर्डर कौन सा था हमारे पास, सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसा है, कैपेसिटी कैसी है, शेयर लोडिंग की बात आती है जब मल्टीपल स्टेशंस होते हैं, लीड टाइम क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसा है, कैलिब्रेशन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जब भी हम प्लानिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन शेड्यूल की बात करेंगे, जस्ट इन टाइम की बात करेंगे, तो प्लानिंग के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होने चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये क्लॉज कंट्रोल का ख़त्म होता है, जो हम अभी तक कंट्रोल की बात कर रहे थे, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजन की। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे है वो नेक्स्ट सब क्लॉज है अ, हमारा जो प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजन के अंदर वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। इसके अंदर मैंने जो कीवर्ड्स लिए हैं ISO 9000 2015, इंडिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं क्लियर स्टार्ट, स्टार्ट पॉइंट, प्रोसेस, लेवल ऑफ रिस्क, इनेबल एंड इंश्योर, नॉन कन्फर्मिटी, सेग्रीगेट, रिस्पॉन्स टाइम, रिकॉर्ड रिटेंशन, सीरियलाइज्ड, आउटसोर्स। तो आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी को मैं ब्रीफ करता हूँ जो मैंने कीवर्ड्स अभी आपको बताए। इसका क्लॉज नंबर जो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी का 8.5.2 है। इसमें पहली रिक्वायरमेंट IATF 16949 में ISO 9000 2015 की है, वो एज इट इज़ आपको फॉलो करनी है, क्लॉज वाइज यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके साथ ही साथ एक पर्टिकुलर नोट है जिसमें थोड़ी सी हमें चीज़ें क्लैरिटी देती है स्टैंडर्ड की। जब भी ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटेड होगा, वहाँ पे ट्रेसिबिलिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन हम स्टेज वाइज या फिर
एक्टिविटी वाइज नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो उसको ये एक तरह की छूट है, उसको मतलब वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ, जहाँ पे भी अल्टरनेटिवली की बात होती है कि जहाँ पे भी ऑटोमेशन नहीं यूज़ हो रहा है, डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो उस केस में हमें आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट करने हैं चीज़ों को, जो भी उसका डेजिग्नेटेड पर्पस है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे जनरेट हमें करने हैं। तो ये पर्टिकुलर नोट है आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी के अंदर। फिर इसके बाद सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी की। तो इसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो ट्रेसेबिलिटी की बात है वो इस तरह से है कि हमें एक पर्पस हमारा ये है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकें कब हमें चीज़ों को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है और उसको ट्रेसेबल बना सकें। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं कि वो कब स्टार्ट हुए, कब स्टॉप हुए, इन केस किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट के अंदर आती है उस केस में। और ये बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम रूट कॉज के लिए जाएंगे या फिर जो हमने बात की थी रूट कॉज को फाइंड करने के लिए अभी तक हमने इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में IATF 16949 में भी हमने डिस्कस किया था फिश फिश बोन स्ट्रक्चर की बात की थी हमने। डीमैट में भी इसके बारे में समझा था फंक्शंस के रिलेशन में जब रूट कॉज को जानना होता है तो ये बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस प्रोडक्ट का स्टार्ट टाइम कब आया था, स्टॉप पॉइंट कब था, जिससे कि हमारा सारी चीज़ें ट्रेसेबल हो जाती हैं, डेट, टाइम, रिलेवेंट पार्टीज, रिलेवेंट पर्सनल, रिलेवेंट इक्विपमेंट जो एसोसिएट हुए थे उस स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें हैं। तो साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंस के बाद हमें स्टैंडर्ड कहता है कि एक प्रोसेस आप इस्टेब्लिश करें आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी के लिए, जिसमें डिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड की क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस में पहली चीज़ है एनालिसिस की बात करता है स्टैंडर्ड। ये ट्रेसेबिलिटी मतलब रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में होगी। जो ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है ये ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपके खुद के फॉर्मेशन की हो सकती है, कस्टमर की हो सकती है, रेगुलेटरी बॉडी की हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को ये सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए जो भी हमने प्रोसेस डेवलप किया है ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन का, उसके थ्रू जो आप एनालिसिस कर रहे हो ट्रेसेबिलिटी की। तो आप जिस तरह के भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो सारी चीज़ें ट्रेसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में आप एनालिसिस के थ्रू आंसर कर सको। ठीक है, तो इसका ये गोल है। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया जो आप इंटरलिंक कर सको ट्रेसेबिलिटी के थ्रू इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी कि कहीं पे मेथड की गलती थी, एम्प्लॉयज की गलती थी या कोई रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी, तो सारी चीज़ों को आप इन डिटेल वहाँ तक पहुँच सको, उनको उनका एनालिसिस करो, लेवल ऑफ रिस्क देख सको। तो इस एनालिसिस के थ्रू आप ये सारी चीज़ें आपको इवेलुएट करनी है इन केस ऑफ एनी नॉन कन्फर्मिटी। इस तरह से इसको आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही कुछ स्टैंडर्ड गोल्स के बारे में बताता है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, एंड यूज के बारे में बताता है कि ट्रेसिबिलिटी इस्टेब्लिश करने का हमारा क्या मतलब इंटेंडेड आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉन कन्फर्मिटी है प्रोडक्ट में वो उसमें हमें हेल्प मिल सके, ठीक है, हम उसको इनेबल कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे इनेबल करने की बात कह रहा है तो इनेबल का मतलब ये है कि एक तरह से हमने बात करी अभी प्रोविजन की जिसमें हमने सपोर्ट की बात करी प्लान वे में, तो उसी तरह से है ये ट्रेसेबिलिटी कहीं ना कहीं जो नॉन कन्फर्मिटी है अभी तक हमने डिस्कस की उसको
उसके रूट कॉज को फाइंड करने के लिए सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को, ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी का, उसके थ्रू हम इनेबल कर सकते हैं नॉन कन्फर्मिटी फाइंड करने के लिए। सस्पेक्ट प्रोडक्ट है उसमें कोई नॉन कन्फर्मिटी, उसको फाइंड आउट करने के लिए, साथ ही साथ सेग्रीगेट करने के लिए जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सस्पेक्टेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको सेग्रीगेट करने के लिए। इसके साथ ही साथ हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेटर हो सकता है। तो ये भी हमें एक ऑब्जेक्टिव एंड यूज हमें मिलता है इसका। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट करेंगे एनालिसिस के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू जो रिकॉर्ड्स बनेंगे उनको हमें रिटेन करके रखना है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर हार्ड कॉपी आर्काइव फॉर्म में, जिससे कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा बेटर हो सकता है और हम उसको मीट कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है जो मोस्ट बेस्ट हो सकता है वहाँ पे। इसके साथ ही साथ सीरियलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन की बात करता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड। तो सीरियलाइज्ड ये मतलब ग्लोबल एक तरह से रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सीरियलाइज्ड हो। तो ये इसी तरह से इंश्योर करने के लिए कहता है स्टैंडर्ड की सीरियलाइज्ड फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन मेंटेन करना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। इन केस कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट है डिफरेंट, तो यहाँ पे हम सीरियलाइज्ड को मॉडिफाई कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट उनके। इसके लिए भी स्टैंडर्ड बोलता है। इसके साथ ही एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है जो स्टैंडर्ड में है कि कोई एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी हमें एक हमारे पास जो प्रोसीजर हम डेवलप कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी का, उसके अंदर ये पैरामीटर होना चाहिए कि उनकी आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, और उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी के साथ सेफ्टी से रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेफ्टी के, उसको भी हमें मेंटेन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि एक बेटर ट्रेसिबिलिटी मेंटेन होगी, बेटर मैट्रिक्स डेवलप होगी, बेटर कंप्लायंसेस डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इसीलिए डाल रहा है क्योंकि ISO 45000 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी इंटीग्रल पार्ट है IATF 16949 का। ये सारी चीज़ों को ट्रेसेबल बनाने के लिए, बेटर जस्टिफाइड बनाने के लिए, बेटर कंप्लाइड और कंफर्मिटी शो करने के लिए ये सब जरूरी हो जाता है। तो ये तक यहाँ तक बात थी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी की। नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर चलते हैं, प्रोविजंस के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो वो है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। इसमें जो कीवर्ड है वो ISO 9000 है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है प्रिजर्वेशन। इसके अंदर कीवर्ड मैंने लिया ISO 9000 सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें है आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटामिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन, एक्सेप्टेंस, डिटेक्ट डिटोरिएशन, फीफो, ऑब्सलीट प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं प्रिजर्वेशन के अंदर। तो इन दो सब क्लॉजेस को मैं साथ में ब्रीफ करता हूँ आपको। तो जो पहला सब क्लॉज है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर की 8.5.3 है। तो इसको एज इट इज़ आपको ISO 9001 का ये पर्टिकुलर क्लॉज फॉलो करना है। जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट और इस्टेब्लिश करनी है, अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज था वो था प्रिजर्वेशन। इसमें भी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो 9001 की 8.5.4 की जो रिक्वायरमेंट है प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके इसके एडिशनली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हुई है प्रिजर्वेशन के अंदर। तो प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रिजर्व कैसे करें चीज़ों को। जो भी हमारे प्रोडक्ट तैयार हो गए हैं, रॉ मटेरियल है हमारा,
उन जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं कंप्लीटली अपने बिजनेस को रन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको डिलीवर करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रिजर्वेशन को देखना है। तो पहली चीज जो इसमें करना है, जो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी प्रिजर्वेशन में, वो है आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटैमिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये इनका कंबाइंड एक मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास, कि आप जिसके थ्रू आप जस्टिफाई कर सको या फिर इंश्योर कर सको प्रिजर्वेशन को। और जैसे कि मैंने बताया, मटेरियल कंपोनेंट आपको लेने हैं, जो भी आपके इंटरनल हो रहे या फिर एक्सटर्नल मिले हों, वो सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना है। वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू आपको डिलीवर हो रहे हों, शिपमेंट के थ्रू आ रहे हों, और हमें प्रिजर्वेशन को तब तक कंट्रोल करना है जब तक कि वो कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट ना कर लिए जाएं या हम डिलीवर ना कर दें कस्टमर तक सेफली। तो ये हमारा एक लास्ट स्टेज होगा प्रिजर्वेशन का, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी कस्टमर तक। ठीक है। इसके साथ ही डिटेक्ट डिटोरिएशन की बात होती है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे डिटोरिएशन को। तो हमें एक असेसमेंट करना पड़ेगा प्लान इंटरवल्स में, जिसके थ्रू हम जो भी हमारे पास स्टोर्ड मटेरियल है, स्टॉक्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको हम असेसमेंट के थ्रू डिटोरिएशन को वेरीफाई करेंगे प्लान इंटरवल में, जिससे कि हमें डिटोरिएशन का पता लग सके। और इसके थ्रू हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे कि हम 9001 के साथ इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए प्रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में, जिससे कि हमारी जो कंट्रोलिंग है प्रिजर्वेशन को लेके वो बेटर हो सके। और उसमें हम असेसमेंट की बात करेंगे प्लान इंटरवल में, जिससे कि हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी, जो भी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ जो नेक्स्ट बात आती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात आती है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है डिफरेंट बिजनेसेस में, कि इसको में एक हमारे पास प्रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम मेंटेन कर सकें। इसमें फोरकास्टिंग की बात आती है। और इंजीनियरिंग में, मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट भी था ऑपरेशन मैनेजमेंट का, तो उसमें फोरकास्टिंग थी डिफरेंट टाइप की। तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को कैसे मेंटेन करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें थी। तो हमारे पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए प्रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में, जिससे हमारा प्रिजर्वेशन बेटर हो सकेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेंटेन करना प्रिजर्वेशन के माइंडसेट से। इसके साथ ही साथ इन केस प्रिजर्वेशन में हमें जो डिटोरिएशन हमने डिटेक्ट किया है, उसमें हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है जो खराब है या फिर काम के लायक नहीं है, किसी तरह की उसमें नॉन कन्फर्मिटी है, तो हमें इंश्योर करना है कि वो ऑब्सलीट प्रोडक्ट कंट्रोल्ड हो, आइडेंटिफाइड हो, इस चीज़ का भी। तो ये चीज़ें हैं, ऑब्सलीट प्रोडक्ट का भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो मैंने बताया, जो प्रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में है, वो किसी तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको मेंटेन करना है, कंप्लाई करना है। जो भी प्रिजर्वेशन को लेके है, पैकेजिंग हो सकती है, शिपिंग हो सकती है, लेबलिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली इसमें कन्फर्मिटी शो करनी है, कंप्लायंस शो करना है, अच्छी तरीके से कंप्लाई करना है, इसका भी ध्यान रखना है प्रिजर्वेशन के अंदर। तो ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट थी पोस्ट प्रिजर्वेशन के अंदर। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट जो बात आती है सब क्लॉज है, वो है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। इसमें मैंने पहला जो लिया है वो है ISO 9000 2015। फिर इसमें सब क्लॉज है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी के अंदर, फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस प्रोसेस। फिर सेकंड सब क्लॉज है सर्विस एग्रीमेंट विद कस्टमर,
व्हेन एंड देयर, कंप्लाई, वेरीफाई, एंड्योर। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलेंगे। तो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो भी सप्लाई चेन का ही पार्ट है। तो इस ये 8.5.5 क्लॉज है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 2015 की है। वहाँ से आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एज इट इज। इसके साथ ही साथ इसके अंडर ही पोस्ट डिलीवरी में जो नेक्स्ट क्लॉज है, फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने बताया की वर्ड। तो उसमें पहला जो है कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको इंफॉर्मेशन जो भी है सर्विस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिज़ाइन एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आपके पास प्रोसेस हो गया डिफरेंट स्टेजेस के लिए सप्लाई चेन के। वहाँ से आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, मेथड क्या होगा, जिससे आपके पास सही समय से इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके जब भी कोई सर्विस का चीज़ इशू रेज होती है, कंसर्न रेज होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है सर्विस को। इसके साथ ही इन केस कस्टमर साइट पे किसी फील्ड में किसी लोकेशन में पर्टिकुलरली किसी तरह का सर्विस कंसर्न आता है, तो आपके जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, आपका प्रोसेस है, उसमें उसका ही प्रोसीजर प्रोविजन होना चाहिए कि कैसे कस्टमर आपसे कम्युनिकेट करेगा इस फील्ड और लोकेशन के पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो ये कहीं दूर हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन से बहुत। उसका भी आपके पास एक प्रॉपर हैंडलिंग सिस्टम, एक आपके पास प्रोसीजर में डिटेल्स होना चाहिए। साथ ही साथ कोई फील्ड टेस्ट फेलियर हो रहा है तो उसकी जो एनालिसिस है उसको भी कम्युनिकेट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस कंसर्न आपके प्रोसीजर के अंदर उसके भी इंक्लूजन्स होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कवर करना है विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस कंसर्न। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस क्लॉज को पर्टिकुलरली। सेकेंडली, जो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी के अंदर ही नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है सर्विस एग्रीमेंट विद कस्टमर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, मतलब इंक्लूड करनी चाहिए, वो उसके बारे में ITF 16949 बताता है जो कि सर्विस एग्रीमेंट में होनी चाहिए। इस सर्विस एग्रीमेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई चेन का ऑटोमोटिव में, क्योंकि सर्विस एक बहुत बड़ा वर्क स्ट्रक्चर है जो जो जिस पे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डीपली डिपेंड करती है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लेके, कंफर्मिटी को लेके, कंप्लायंसेस को लेके। तो उस पहला चीज़ जो हमें सर्विस एग्रीमेंट में इंक्लूड करना है या हमें इंश्योर करना है वो है जो हम सर्विस सेंटर्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स उनके ऊपर रखी हैं, उनके साथ शेयर की हैं कि सर्विस के रिलेटेड हमारे सर्विस सेंटर की ये रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलरली होनी चाहिए। तो उनको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे जो कंप्लायंस है सर्विस सेंटर का रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ वेरिफिकेशन में ही जो वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस भी हमें इंश्योर करनी है वेरिफिकेशन के थ्रू। और जो लास्ट है, जो सर्विस पर्सनल हैं सर्विस सेंटर के, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी नॉलेज है, जो उनका वर्क डिलीवरी है उसके रिस्पेक्ट में उनकी जो ट्रेनिंग है या वो ट्रेंड हो अच्छे तरीके से, इस चीज़ को भी इंश्योर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड इस सब क्लॉज में नहीं बोलता है, लेकिन
9001 से रिलेट करेंगे तो आपको प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को गवर्न कर पाओगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये क्लॉज खत्म होता है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है प्रोविजन के अंदर वो है कंट्रोल ऑफ चेन। इसमें जो चीज़ें मैंने ली हैं, पहला ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट है, फिर सप्लीमेंटल की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस, असेसमेंट, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, एविडेंस, ट्रायल रन, notify the customer, documented approval, new product validation। तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर इसके सब क्लॉज में आगे चलेंगे क्योंकि ये बड़ा क्लॉज है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस में अभी तक हमने जो भी चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली हैं ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलप कर ली, जिनकी बातें हमने की, तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर्टिकुलरली ऑपरेशन क्लॉज में रियलाइजेशन के थ्रू कंट्रोल ऑफ चेंजेस की बात हो रही है। ये 8.5.6 क्लॉज है। इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है ISO 9000 2015 की है। तो ये 9001 से आपको लेनी है और यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंट की बात होती है 8.5.6.1 में कंट्रोल ऑफ चेंजेस के रिस्पेक्ट में। तो पहली चीज़ है, यहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे आप कंट्रोल कर सको, रिएक्ट कर सको इन केस ऑफ एनी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रियलाइजेशन। प्रोडक्ट रियलाइजेशन मैंने आपको डिफरेंट टाइम अभी ट्रेनिंग में ब्रीफ किया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया प्रोडक्ट रियलाइजेशन क्या है। तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट रियलाइजेशन से रिलेटेड चेंज आ रहा है, वो कोई भी चीज़ हो, मटेरियल हो, डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग हो, पर्सनल की रिक्वायरमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, तो उस चेंज को कैसे करना है वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल ऑफ चेंजेस की हमें इंक्लूड करना है। इसके साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस तो हैं ही, कस्टमर के एंड से कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर के चेंज से कोई रिक्वायरमेंट है, तो उन चीज़ों को भी हमें इस प्रोसेस के थ्रू असेस करना है कम्प्लीटली, जिससे कि हम फर्दर चेंज को इंश्योर कर सकें कि वो कंट्रोल है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड कुछ बताता है, कुछ पॉइंट्स बताता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है हमें कंट्रोल ऑफ चेंजेस के रिस्पेक्ट में। तो उस प्रोसेस के अंदर हमें पहली चीज़ जो करनी है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जिससे कि हम कंप्लायंस को इंश्योर कर सकें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर अप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हमें वैलिडेट करना है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो गया है कि नहीं हो गया है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो एविडेंस फॉर्म में मेंटेन है कि नहीं। और ये रिकॉर्ड दो तरह के होने चाहिए, एक पहला हमारा रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में, जिसमें FMEA का यहाँ ITF 1694 में डिफरेंट जगह पे यूज़ है, तो उसको हमें यूटिलाइज करना है रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर अगर आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है रिस्क एनालिसिस को लेके, रिव्यूज हो सकते हैं, तो उसके रिकॉर्ड्स को आपको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है आफ्टर रिस्क एनालिसिस, उसके एविडेंस हो सकते हैं, उसको भी आपको मेंटेन करना है, रिटेन करना है अपने सिस्टम में। और स्पेसिफिकली इन केस अगर किसी सप्लायर के एंड पे कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ट्रायल रन की बात होती है। वो ट्रायल रन हमें करना है, जो भी चेंज पार्ट डिज़ाइन में हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में हुआ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हुआ है, उसको उस ट्रायल रन को प्रॉपरली वैलिडेट करना है। और वैलिडेट में हमें चीज़ इंक्लूड करनी है कि किसी तरह का इम्पैक्ट ना आए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, कोई लूप होल ना रहे। तो इसकी क्लैरिटी के लिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रायल रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी तरह का लूप होल ना रहे। तो ट्रायल रन हर जगह होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ स्टैंडर्ड आउटसोर्स सप्लायर की बात कर रहा है, थर्ड सप्लायर मतलब एक्सटर्नल पार्टी की बात कर रहा है, लेकिन जब इंटरनली भी आपके ऊपर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है सप्लायर के साथ साथ,
तो ट्रायल रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका वैलिडेशन भी साथ साथ। इसके साथ ही साथ अगर कुछ कंडीशन में ITF 16949 बोलता है इन केस कस्टमर के द्वारा रिक्वायरमेंट हो तो उसको नोटिफाई करिए। जो भी हमारा चेंज रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में चेंज हम लेके आ रहे हैं और फर्दर कोई अप्रूवल है तो उसके लिए हमें कस्टमर को नोटिफाई करना है जिससे कि एक ऑथराइजेशन हमें मिल सके। और ये जो अप्रूवल है डॉक्यूमेंटेड मैनर में होना चाहिए जिससे कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं चेंज का उससे पहले हमारे पास एक फॉर्मल अप्रूवल हमारे पास हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे ट्रायल रन हैं उसको भी हम विटनेस करा सकते हैं कस्टमर के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन का, ऑथराइजेशन का, फॉर्मल और साथ ही साथ विटनेसिंग का जो भी ट्रायल रन्स होंगे। लेकिन ये कंडीशनल अगर कस्टमर की इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज के अंदर। इसी के अंदर है टेम्पोररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। आईटीएम है, फर्स्ट कीवर्ड, अ लिस्ट है, रिस्क एनालिसिस है, बेस्ड प्रोसेस है, अल्टरनेट मेथड है, कस्टमर अप्रूवल है, पीरियोडिकली रिव्यू है, कंट्रोल प्लान रेफरेंस्ड है, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, डेली बेसिस रिव्यू है इसके अंदर। फिर इसके कीवर्ड्स हैं क्वालिटी फोकस ऑडिट, लीडरशिप मीटिंग, रीस्टार्ट वेरिफिकेशन, FPLP। ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं मैंने टेम्पोररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो फेस करना पड़ सकता है क्योंकि हम यहाँ पे हाई प्रोडक्शन में हाई मास में बात करते हैं, वॉल्यूम में बात करते हैं। तो इस तरह की सिनेरियो से हमारे पास जनरेट हो सकती है कि यहाँ पे टेम्पोरली चेंज करना पड़े जो भी प्रोसेस के कंट्रोल्स हैं जिसमें कि किसी तरह का भी इंस्पेक्शन हो सकता है, मेजरिंग हो सकती है, टेस्ट हो सकते हैं, एरर प्रूविंग डिवाइसेस हो सकती हैं। तो उन सारी कंडीशन में हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि मल्टी लेयर का होना चाहिए। उसका एश्योरेंस जो भी हम टेम्पररी चेंज करने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल के लेकिन तो स्टैंडर्ड सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी कंपनी के एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें लिस्ट आउट होनी चाहिए जो भी हमारे प्रोसेस कंट्रोल हैं वो सारे जो मैंने अभी बात करी और जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं टेम्पोरल चेंज को लेके प्रोसेस कंट्रोल में उसमें उस प्रोसेस के थ्रू जो अल्टरनेटिव हम यूज़ करने जा रहे हैं कंट्रोल मेथड को उसमें सारी जानकारी ब्रीफ में बताई गई हूँ कि कैसे मैनेज करेंगे इस टेम्पोररी चेंज को। और साथ ही साथ इसमें आपको रिस्क एनालिसिस करनी है कि क्या रिस्क फैक्टर्स जनरेट हो सकते हैं जिनको आपको कंसीडर करना है इन डेप्थ मैनर में। FMEA आप इसमें यूज़ करना है आपको रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। CBRT देखनी है, इंटरनल अप्रूवल्स देखने हैं जब भी हम प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे अल्टरनेटिव कंट्रोल मेथड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट करनी है, मेंटेन करनी है बिफोर टेम्पोररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। साथ ही साथ जब भी हम शिपिंग के लिए जाएंगे हमारा प्रोडक्ट शिपिंग के लिए जाएगा और हम उसका इंस्पेक्शन और टेस्ट हमने किया होगा अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू। तो अगर कस्टमर की इस तरह की रिक्वायरमेंट है या फिर हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट है तो हमें जो अप्रूवल है वो लेना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में कस्टमर के द्वारा बिफोर शिपिंग। साथ ही साथ हमें पीरियोडिकली रिव्यू मेंटेन करना है जो हमारा अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल मेथड्स हैं जो कि रेफरेंस्ड हैं कंट्रोल प्लान के अंदर। तो इस यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे जो भी आपका कंट्रोल प्लान है उसमें इसका अल्टरनेटिव कंट्रोल मेथड्स का भी रेफरेंस होना चाहिए। और ये जो अल्टरनेटिव
कंट्रोल मेथड्स हैं, इनका आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना है रिस्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएमईए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी जो कंफर्मिटी है, कंप्लायंसेस हैं, वो और बेटर इंश्योर हो सके। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस की बात करता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जब भी वो अल्टरनेटिव कंट्रोल्स के लिए जाता है, मॉनिटरिंग के लिए जाता है, मेजरिंग के लिए जाता है, तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के पास होने चाहिए। साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव कंट्रोल्स हैं प्रोसेस के, जो भी मेथड्स हैं, उनका डेली रिव्यू के लिए भी बात करता है कि जब भी हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे अल्टरनेटिव मेथड्स को, कंट्रोल्स को, तो उनका रिव्यू हमें डेली बेसिस में करना है। इसके साथ ही साथ डेली बेसिस में हमें जो ये वर्क इंस्ट्रक्शन है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना अल्टरनेटिव कंट्रोल को लेके। इसमें कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड एडिशनली बोलता है करने के लिए जो हम डेली रिव्यू करने वाले हैं वर्क इंस्ट्रक्शंस का अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल को लेके। उसमें मल्टी लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की बात होती है, जो AIAG का मेरा एक ट्रेनिंग वीडियो भी है, तो उसको उसके थ्रू आपको ये कंफर्म करना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल का वो जस्टिफाइड है, इंश्योर्ड है। साथ ही साथ लीडरशिप मीटिंग की बात करता है कि जो डेली बेसिस पे हम रिव्यू कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डेली लीडरशिप मीटिंग हो, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, टेम्प्रोरी चेंज की तरफ जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल को लेके। तो ये सारी चीज़ें करनी है वेरिफिकेशन के लिए जब भी हम इम्प्लीमेंट करें अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल मेथड्स को। इसके साथ ही स्टैंडर्ड रीस्टार्ट वेरिफिकेशन की बात करता है कि जब भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है टेम्प्रोरी या अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल मेथड्स को, तो जब भी हम रीस्टेटेड पे जाएं, मतलब जो हमारी परमानेंट कंट्रोलिंग के मेथड से मॉनिटरिंग मेजरिंग थी उस पर हम फिर से जाएं, तो हमें एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी को एक्सिक्यूट करना है, असेसमेंट हमें करना है वेरिफिकेशन का, उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और ये जो वेरिफिकेशन है वो एक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सकें विद रिस्पेक्ट टू द सीवीआरटी कंफर्मेशन फीचर्स जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेज का, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, और जो इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन हो सके और एरर प्रूफिंग जो हम चीज़ें अभी तक बना रहे थे वो इंश्योर हो सके। तो इन सबों का चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम रीस्टेटेड के फॉर्म में रिटर्न हो तो रीस्टार्ट वेरिफिकेशन के थ्रू। साथ ही साथ हमें एक प्रॉपर ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है जब भी हम जो भी प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस हों, इस दौरान जब भी हम अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है उस ट्रेसिबिलिटी में जो फर्स्ट पीस हो, लास्ट पीस हो, एवरी शिफ्ट के, उनको हमें रिटेन करके रखना है, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने टेस्ट किए हैं, मेज़र किए हैं अल्टरनेटिव प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू, ठीक है, कि जिससे हम फर्दर आगे एज ए एविडेंस फॉर्म हम जस्टिफाई कर सके अगर हमें कोई क्वेश्चन करता है। तो यहाँ तक थी बात टेम्पोरी चेंज को लेके, कंट्रोल ऑफ चेंज को लेके सारी। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर चलते हैं, ऑपरेशन के अंदर, जो कि 8.6 है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 8.5 क्लॉज जो था यहाँ पे जो टेम्पोरी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल था उसमें ख़त्म हो जाता है। अब हमारा 8.6 है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो 8.6 का जो क्लॉज का टाइटल है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली उसको एक बार
गो थ्रू हो सकते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग के थ्रू आपको मिल जाए। जो क्लॉजेस हमने डिस्कस की हैं अभी तक ऑपरेशन के अंदर, कैसे सीक्वेंस मेंटेन हो रही है, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे चीज़ें ज़्यादा मोर कंप्लायंट बन रही है और बेटर हम कंप्लायंस अभी सीक्वेंस में शो कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो एट्थ क्लास में ऑपरेशन के हमने 8.3 तक लास्ट ट्रेनिंग वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हमने 8.4 से स्टार्ट किया है। 8.4 था अपना कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर 8.4 में हमने डिस्कस किया सप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं गलत हो गया। 8.5 से इस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया है, माफ़ करिएगा मेरे को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। 8.5 से स्टार्ट किया है जो कि था प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें हमने कवर किया कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, कंट्रोल प्लान, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल स्टैंडर्ड, verification of job setups, verification after shutdown, total productive maintenance, management of production tooling and manufacturing, test inspection tooling and equipment, production scheduling, identification and traceability, identification traceability supplemental, property belonging to customer or external provider, preservation, post delivery activity, feedback of information from service agreement with customer, control of changes, temporary change of process control। तो ये सारी चीज़ें हमने 8.5 में कवर की। अब हम आ गए हैं 8.6 में, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लॉज अंडर ऑपरेशन। इसमें जो मैंने चीज़ें ली हैं, पहला है ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट। सप्लीमेंटल में रिक्वायरमेंट हैं, उसे कीवर्ड्स लिए हैं प्लान्ड अरेंजमेंट्स, वेरीफाई, encompass, ensure initial release, accomplished approval। तो यहाँ तक मैं ब्रीफ करता हूँ, इसके आगे क्लियर होंगी चीज़ें फिर धीरे धीरे। सो पहली जो रिक्वायरमेंट है 8.6 में 8.6.1, उसके साथ ही साथ 8.6 के रेफरेंस में ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो ISO 9001 स्टैंडर्ड से जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में IATF 16949 के लिए। इसके साथ ही साथ 8.6 में जो फर्स्ट सब क्लॉज है सप्लीमेंटल, उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ज़रूरी है कि रिलीज़ को समझें कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिलीज़ का क्या मतलब है। तो बेसिकली रिलीज़ का मतलब है कि एक स्टेज को फाइनल करके प्रोडक्ट का उस स्टेज से सेकंड स्टेज में जाना, जहाँ पे वो एज अ प्रोडक्ट काउंट होता है, उसको आपको रिलेट करना है रिलीज से। तो हम किस कंडीशन में एक प्रोडक्ट और सर्विस को रिलीज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट को देखना है। जो भी चीज़ें दी हुई हैं अभी मैं आपको बताऊंगा अपने ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ें हैं इसमें सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में 8.6 के पॉइंट 1 में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्लान अरेंजमेंट होना चाहिए रिलीज और प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके, जिससे कि आप वेरीफाई करो प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। और ये चीज़ हमें चेक करनी है कि वो मीट की हैं जो भी कंट्रोल प्लान थे उसके रिस्पेक्ट में, जो चीज़ें वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, स्पेसिफिकेशन थी, रिक्वायरमेंट्स थी कंट्रोल प्लान की, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलते हों, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेवल को मीट करते हों, तभी जाके हम रिलीज करने के लिए जाएंगे
और साथ ही साथ यहाँ पे अनेक्शर ए का अगेन रेफरेंस मिलता है इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो अभी मैंने बताया, जो कि कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में है अनेक्शर ए IATF 16949 का। इसके साथ ही सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में प्लान अरेंजमेंट की बात होती है कि प्लान अरेंजमेंट होना चाहिए जिसको इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को। अ, जब भी हम रिलीज की बात करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और उसको अप्रूव करेंगे रिलीज के लिए, ठीक है। तो ये जो प्लान अरेंजमेंट होगा, हमें एक प्लान वे में सारी चीज़ें उससे रिलेटिव, जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकें कि जो रिक्वायरमेंट थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। और ये प्लान अरेंजमेंट का एक और जो अ, आप कह लीजिए एडवांटेज है, वो है जो इफ़िशियंसी मेंटेन करनी है, टाइम का जो मैट्रिक्स है या फिर टाइम कंस्ट्रेंट है, उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर इनिशियल रिलीज से पहले जब हम वेरिफिकेशन के स्टेज में थे, जो प्लान अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ मैनर से हमने किया, उसमें कोई सी तरह का चेंज रिक्वायरमेंट आ रही है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की, या कोई स्पेसिफिकेशन है, हमने उसमें कुछ कमी पाई, जो स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हमें ये तय कर लेना है कि जो उसके में चेंजेस के रिक्वायरमेंट है माइनर, वो कर लिया जाए और उसका अप्रूवल हो जाए, तभी उसको फर्दर हम रिलीज में लेके जाएं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए ISO 9001 का सेक्शन 8.5.6 का रेफरेंस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में IATF 16949 ऐड करता है। तो ये चीज़ें थी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो करनी है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज में, वो है लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है कस्टमर इंजीनियरिंग मटेरियल एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ईच प्रोडक्ट, रिजल्ट एंड रिव्यू। तो ये सारे इसमें अब हमने जो रिलीज रिलेटेड अभी तक जो डिस्कस किया, उसकी एडिशनल ये रिक्वायरमेंट है लेआउट इंस्पेक्शन की और फंक्शनल टेस्टिंग की। ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं एज अ इंडिविजुअल, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें स्टैंडर्ड ईच प्रोडक्ट यूज करता है कि हर प्रोडक्ट को करना है, उसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है लेआउट इंस्पेक्शन और फंक्शनल टेस्टिंग। और इसमें जो वेरिफिकेशन करना है वो है जो भी कस्टमर की इंजीनियरिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थे, उसके रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ कंट्रोल प्लान में क्या चीज़ें थी, उसके रिस्पेक्ट में भी ये लेआउट इंस्पेक्शन और फंक्शनल टेस्टिंग होगी। और जो रिजल्ट होंगे उसको हमें एज आ एविडेंस मेंटेन करना है रिकॉर्ड की तरह, जो फर्दर कस्टमर उसको आगे जब भी ज़रूरत पड़े तो वो रिव्यू कर ले। तो ये लेआउट इंस्पेक्शन और फंक्शन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि इस प्रोडक्ट के लिए बात हुई है, इसके साथ ही नोट भी देता है स्टैंडर्ड, जिसमें लेआउट इंस्पेक्शन को ब्रीफ करता है। तो ये बेसिकली लेआउट इंस्पेक्शन एक कंप्लीट मेजरमेंट है, जो प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशन है उसके रिस्पेक्ट में होगा, जो भी डिज़ाइन रिकॉर्ड में डायमेंशन मेंशन की होगी उसके रिस्पेक्ट में हमें वेरीफाई करना है। साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी की बात है, अभी तक ईच प्रोडक्ट की बात जो कर रहा था, फंक्शनल टेस्टिंग की, लेआउट इंस्पेक्शन की, अ, उसमें एक कंडीशन नोट में ये भी डालता है जो फ्रीक्वेंसी है लेआउट इंस्पेक्शन की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें डिपेंडेंट होना है कस्टमर के ऊपर। वो हमें इसके बारे में ब्रीफ करेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लेआउट इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में या फिर फंक्शनल टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में। अगर नहीं है तो बेस्ट यही होता है कि जहाँ तक पॉसिबल है कि आप ईच प्रोडक्ट का करो, ठीक है।
अगर बहुत हाई वॉल्यूम में आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का और पॉसिबल नहीं है, तो एक आपके पास सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू आप कंफर्म कर पाओ कि जो लेआउट इंस्पेक्शन है और फंक्शनल टेस्टिंग है उसका कंप्लायंस हम मैच कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है अपीयरेंस आइटम। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो हैं कीवर्ड्स इवैल्यूएशन, रिसोर्सेज, अपीयरेंस मेंटेनेंस एंड कंट्रोल, वेरीफायर कॉम्पिटेंसी। तो अपीयरेंस कॉम्पिटेंस आइटम से आप समझ सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट के अपीयरेंस की बात हो रही है और के आ, जो भी प्रोडक्ट अपीयरेंस की तरह वर्क करने वाला उसका इंटेंडेड यूज अपीयरेंस के फॉर्म में कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं लुक्स को इन्हांस करने के लिए है प्रोडक्ट को लेके, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो अपीयरेंस के रिस्पेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट देता है कि क्या होने चाहिए, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि जो अपीयरेंस है आइटम्स का वो अप टू द मार्क है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज की बात करता है स्टैंडर्ड, जिसमें कि लाइटिंग बहुत ज़रूरी है एवेल्युएशन के लिए। तो प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस होनी चाहिए जिससे आप प्रॉपरली जो अपीयरेंस है उसको एवेल्युएट कर पाओ। साथ ही साथ मास्टर फॉर कलर की बात होती है जिससे आप उसके कलर को मैच कर पाओ। ग्रीन की बात होती है, ग्लॉस की बात होती है, मेटेलिक, ब्रिलियंस, टेक्सचर, डिस्टिंगनेस ऑफ इमेज एंड हैप्टिक टेक्नोलॉजी। इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है इवैल्यूएशन के लिए जो प्रोडक्ट का अपीयरेंस है। ठीक है, तो आपकी आपके प्रोफेशन में आप अगर पेंट से रिलेटेड जॉब होगा आपका या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है ऑटोमोटिव सेक्टर में, तो आप इन चीज़ों को बेटर समझ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है एज अ रेफरेंस, एज अ टेक्निक टू इवेल्युएट द अपीयरेंस। साथ ही साथ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस की बात करता है, जो भी इवेल्युएशन इक्विपमेंट है, मास्टर्स हैं, उनका लेके उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसको यूज़ करने करोगे विद टाइम टू इवेल्युएट द अपीयरेंस। तो ये आप इसको चाहो तो इसका एक प्रोसीजर आप जो मेंटेनेंस है टूल्स के इक्विपमेंट्स के प्लान अभी हमने डिस्कस किया उसमें ऐड कर सकते हो इसका एक मेंटेनेंस प्लान, कंट्रोल प्लान। तो ये बेटर कंप्लाइड मतलब दिखेगा आपकी कंपनी के लिए या फिर कोई आपको ऑडिट करने के लिए आता है तो उसके लिए। इसके साथ ही जो इंडिविजुअल पर्सनल ये वेरिफिकेशन की एक्टिविटी करेगा अपीयरेंस आइटम को लेके, उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो ये जो कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी मैट्रिक्स आपको डिटरमाइन करनी होगी आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनुअल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये रहा अपीयरेंस आइटम, इतनी चीज़ें अपीयरेंस के अंदर है। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज है वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ conformity ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें जो चीज़ें हैं कीवर्ड्स लिया मैंने, इंश्योरिंग प्रोसेस, मेथड्स, स्टेटिस्टिकल डाटा, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, असेसमेंट, ऑडिट्स, इवैल्यूएशन, डाटा। तो इतनी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में। स्टैंडर्ड एक प्रोसेस के बारे में बात करता है वेरिफिकेशन और एक्सेप्टेंस के लिए।
जिससे हम कन्फर्मिटी को इंश्योर कर सकें, जो भी हमारी क्वालिटी के रिस्पेक्ट में है, जो भी हमारे प्रोसेस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमने आउटसोर्स किए हैं या फिर बाहर से हम कहीं ना कहीं ले रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो इस प्रोसेस में स्टैंडर्ड कुछ मेथड्स बताता है, एक या एक से ज़्यादा की बात करता है कि आप एक भी ले सकते हो या फिर एक से ज़्यादा भी ले सकते हो इस कन्फर्मिटी को इंश्योर करने के लिए जो आपने प्रोसेस डेवलप किया है वेरिफिकेशन और एक्सेप्टेंस का। तो इसमें पहला जो मेथड सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है IATF 169, वो है स्टैटिस्टिकल डेटा जो प्रोवाइड किया है सप्लायर ने उसका उसको रिसीव करना, उसका एवेल्यूएशन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आप जब रिसीव करते हो तो उसका इंस्पेक्शन करना या टेस्टिंग करना साथ ही साथ सैम्पलिंग बेस पे। तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हो उसके इवैल्यूएशन के लिए, कंफर्मिटी को एश्योर करने के लिए। थर्ड जो है मेथड वो है सेकंड या थर्ड पार्टी असेसमेंट या ऑडिट सप्लायर के आप करा सकते हो जहाँ पे भी उसकी साइट है, जिसमें रिकॉर्ड जो उसने उसको दिखाने होंगे या फिर देख क्रॉस वेरीफाई करना है ऑडिट के पॉइंट से कि जो उसकी डिलीवर्ड प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस लेवल, कंफर्मेंस लेवल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में सही है कि नहीं है। ये थर्ड मेथड है। फोर्थ है पार्ट का इवैल्यूएशन करना एक डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी में। इसके बाद जो फिफ्थ है कोई अनर मेथड के बारे में स्टैंडर्ड एडवाइस करता है जो कि एग्री किया हो आपने कस्टमर के साथ। तो ये टोटल 5 मेथड्स हैं। इनको आप सिंगल भी यूज़ करते हो सकते हो, कंबाइंड मैनर में भी यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा को लेके। ठीक है, तो फॉर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। पहला है रिसीव करना है, इवेलुएट करना है स्टेटिस्टिकल डाटा को जो हमें सप्लायर से मिला है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड है जब भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज रिसीव करते हो तो उसको इंस्पेक्ट करना या टेस्ट करना है बेस्ड ओवर द परफॉर्मेंस, ये सेकंड मेथड है। थर्ड है सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी ऑडिट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जो उसके रिकॉर्ड जनरेट किया उसने प्रोडक्ट के कंफर्मेंस के लेके रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में उस। तो ये चीज़ कवर करनी है थर्ड मेथड में। फोर्थ है पार्ट इवेल्युएशन बाई अ डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी। और फिफ्थ है अगर आपके कस्टमर के साथ कोई एग्रीड मेथड है तो उसको उसके थ्रू इंश्योर करना है। तो ये सारी चीज़ें थी वेरिफिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज के अंदर। स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी कन्फर्मिटी, इसमें कीवर्ड लिया मैंने कन्फर्मेंस। फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइंड एंड अप्रूव्ड एट्रीब्यूट डाटा जीरो डिफेक्ट्स। सो स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी कन्फर्मिटी ये नेक्स्ट सब क्लॉज है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है IATF 16949 की, वो जो हमें सप्लाई हो रही है प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी एक्सटर्नल पार्टी के द्वारा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो इसमें जो चीज़ें हैं हमें कन्फर्मेंस क्रॉस वेरीफाई करना है और विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रिक्वायरमेंट है स्टैचुटरी रेगुलेटरी या कस्टमर की उनके रिस्पेक्ट में, या फिर वो प्रोडक्ट जहाँ पे भी यूज़ होना है जिस भी कंट्री में जाके वहाँ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में उनको वेरीफाई करना है। एविडेंस हमें डेवलप करने हैं जिसके थ्रू जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं प्रोसेसेस हैं उनकी कन्फर्मेंस को हम एज ए कन्फर्मिटी शो कर सकें। तो ये चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में जो कि मैंने बताई। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नेक्स्ट है। तो इसकी यहाँ पे जो बात होती है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो डिफाइन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
और साथ ही साथ जहाँ पे ज़रूरत है अप्रूवल की, वहाँ पे कस्टमर से अप्रूव होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों चीज़ें डिफाइन होना, साथ ही साथ अप्रूव होना। इसके साथ ही साथ एट्रीब्यूट डाटा सैम्पलिंग की बात होती है कि जो डेटा सैम्पलिंग है वो एट्रीब्यूट के फॉर्म में हो। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्टेंस लेवल हो उसमें कोई डिफेक्ट ना है, मतलब जीरो डिफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ डिफाइन होना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, और साथ ही साथ अप्रूव होना। उसके बाद जो हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग ड्रॉ कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट डाटा उसका होना खुद में। और जो एक्सेप्टेंस लेवल हम जब मैच करें तो उसमें जीरो डिफेक्ट हमें मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है 8.6.6 क्लॉज के रिस्पेक्ट में। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो 8.6.6 या फिर 8.6 क्लॉज था रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके साथ अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 8.7 क्लॉज जो है नेक्स्ट पेज पे, वो है ऑपरेशन के अंदर कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी आउटपुट्स। इसमें हमें पहला रेफरेंस ISO 9000 का मिलता है। पहला सब क्लॉज के अंदर है कस्टमर ऑथराइजेशन फॉर कंसेशन। इसमें मैंने जो कीवर्ड लिए हैं वो है ऑब्टेन, यूज एज इज, रीवर्क, सब कंपोनेंट्स, एक्सपायरेशन डेट, इंश्योर compliances, आइडेंटिफिकेशन एंड एनी रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ सब क्लॉज तक। तो अब यहाँ पर्टिकुलरली बात हो रही है कि कैसे हम नॉन कन्फर्मिटी जो आउटपुट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, जो भी हमारी कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सप्लाई चेन के थ्रू एज अ आउटपुट निकल के आ रहे हैं लेकिन वो नॉन कन्फर्मिंग है। उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसमें क्या हमारी स्टेजेस होंगे, स्टेप्स होंगे कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से हम उसकी एंड लाइफ डिसाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 8.7 के अंदर 8.7.1 है क्लॉज, जिसमें ISO 9001 का रिक्वायरमेंट का रेफरेंस मिलता है। तो 9001 की रिक्वायरमेंट को यहाँ अप्लाई करना है आपको इसके रिस्पेक्ट में अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। साथ ही साथ फिर 8.7.1.1 है कस्टमर ऑथराइजेशन ऑफ फॉर कंसेशन की बात है यहाँ पे। तो कस्टमर कंसेशन कैसे मिलेगी, उसका क्या तरीका होगा इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन सारी कंडीशंस में कैसे हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैच करते हुए जो उसके रिस्पेक्ट में हमें कंसेशन की ज़रूरत हो सकती है, तो हम अप्रूवल कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है ऑब्टेन करने के लिए कस्टमर की कंसेशन को एक नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट के लेके जो कि डेविएट किया है अपने रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में। जहाँ कहीं भी वो हो सकता है किसी स्टेज में उसकी नॉन कन्फर्मिटी हमें मिली हो किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के लिए सप्लाई चेन में यूटिलाइज करने के लिए हमें कस्टमर की कंसेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कस्टमर कंसेशन की जगह हम डेविएशन परमिट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कस्टमर कंसेशन को देखना है, डेविएशन परमिट को देखना है और लेना है। ठीक है, और ये जो कस्टमर कंसेशन होगा ये दो तरह का हो सकता है। पहला है यूज एज इज, मतलब जैसा है वैसा यूज कर लें, या फिर रीवर्क के बाद
उसको हम यूज़ कर पाएँ, जिसमें हम जो उसकी डिस्पोजिशन है नॉन कन्फर्मिटी की वो करें, तब यूज़ करें। तो ये दो कंडीशन है, यूज़ एज इज और रीवर्क। ये बेस्ड ओवर द सिनेरियोज, बेस्ड ओवर द नॉन कन्फर्मिटी डिसीजन मेकिंग होती है। और इस तरह से आपको मतलब अप्रूवल लेना है, डेविएशन परमिट लेना है कस्टमर से। इसके साथ ही सब कंपोनेंट के बारे में स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर कोई सब कंपोनेंट है, अगर उसको आपने रीयूज कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उस सब कंपोनेंट के रीयूज के बारे में आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ। जब भी हम इस कम्युनिकेशन को इस तरह से लेना है कि हम कंसेशन ले सकें या डेविएशन परमिट ले सकें कस्टमर के द्वारा। तो ये कंडीशन है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, जो यूज एज इसकी तो बात थी, रिवर की बात थी, वो तो अलग थी। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन हम जनरेट होती है कि हम सब कंपोनेंट को रीयूज कर लिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये जो हमने चीज की है, इंसिडेंट है, इसको कम्युनिकेट करना है क्लियरली कस्टमर के द्वारा के साथ, और उससे इस पे कंसेशन लेना है, डेविएशन परमिट लेना है। साथ ही साथ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो कि एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है, क्वांटिटी ऑथराइज्ड है कंसेशन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए जब भी हम कंसेशन का अप्रूवल लें, डेविएशन परमिट लें। इसके आगे चलते हैं। साथ ही साथ स्टैंडर्ड कंप्लायंस को इंश्योर करने का लिए कहता है, जब भी जो हमें परमिट मिला था या फिर कंसेशन मिला था, उसकी एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद भी हमने कोई पार्ट, कोई अ, जो प्रोडक्ट है हमने यूज़ किया है कस्टमर के कंसेशन में जो चीज़ें थी, तो उस कंडीशन में हमें कंप्लायंस को इंश्योर करना है। जो भी रिक्वायरमेंट थी ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में या फिर सुपरसीडिंग थी स्पेसिफिकेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली सुपरसीडिंग की बात हो रही है कि कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशन हो सकता है जो कस्टमर ने अ, आपके सामने रखा हो जब भी आपको कंसेशन दिया हो, डेविएशन परमिट दिया हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सपायरी की बात प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, जो कंसेशन है या फिर डेविएशन परमिट है उसकी एक्सपायरी की बात है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद एक प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलता है स्टैंडर्ड की, जो भी हमने रीवर्क करेंगे, यूज एज करेंगे या फिर सब पार्ट्स का रीयूज कर लेंगे, तो उस केस में एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो भी शिपिंग कंटेनर्स हैं उनके ऊपर, जिससे कि वो आइडेंटिफाई क्लियरली हो जाएं विजुअली देख के। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ सप्लाई चेन के अंदर अगर सप्लायर एंड से कुछ इस तरह की दिक्कत हुई है जिसमें कस्टमर की कंसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके सप्लायर के बिहाफ पे हमें सबमिट करना है रिक्वेस्ट कंसेशन के लिए। इसके बारे में स्टैंडर्ड बोलता है। तो ये चीज़ें थी कस्टम ऑथराइजेशन फॉर कंसेशन के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आउटपुट के अंदर नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस कंप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लाई करने की बात हो रही है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले सब क्लॉज में बात की सब सुपरसीडिंग स्पेसिफिकेशन की, तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे भी आप रिलेवेंट दिखा सकते हो कि अगर नॉन कन्फर्मिटी आई है, हमने
कस्टमर से कंसेशन लिया है, उसने अप्रूव किया है, और उसके साथ ही साथ उसने कुछ स्पेसिफाइड कंट्रोल के बारे में बताया कस्टमर ने, जो कि अप्लीकेबल हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाई करना जो भी आपके नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ सस्पेक्ट प्रोडक्ट्स। इसमें है इंश्योर, क्लासिफाई, ट्रेनिंग। अब हमारी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के बाद सस्पेक्ट प्रोडक्ट की बात होती है कि सस्पेक्ट प्रोडक्ट्स को हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसके अंदर अगर हमें लगता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, आपकी टीम को लगता है कंपनी की कि कुछ सस्पेक्ट स्टेटस के अंदर कुछ प्रोडक्ट फॉल कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उनको कंट्रोल करना है, नॉन और उनको काउंट करना है एज अ नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट। ठीक है, उनको कंटेमिनेट करना है, और आपके जो टीम है मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल की, उनको एक ट्रेनिंग देनी है इसके रिस्पेक्ट में कि कैसे सस्पेक्ट प्रोडक्ट को हमें कंटेमिनेट करना है और ट्रीट करना है एज ए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नॉर्मली कंडीशन तब आती है कि जहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग और मेजरिंग, जो आपका स्टैंडर्ड कंट्रोल है, उसमें कहीं कोई गैप आ जाए, या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग है वो, उसमें कहीं डिफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रन हो जाए। तो उस कंडीशंस में इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं सस्पेक्ट स्टेटस के प्रोडक्ट्स के। तो सस्पेक्ट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें आपको करनी है जो मैंने बताई। इसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, रिस्क एनालिसिस, अप्रूवल प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस, पर्सनल एंड रिकॉर्ड। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली कैसे रीवर्क प्रोडक्ट को हम कंट्रोल करेंगे उसकी बात है। जो वर्क है प्रोडक्ट का, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो ये रिवर्क का कंट्रोल है उसको एक्सिक्यूट करोगे आप, या उसको आप फॉलो करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक इस तरह का प्रोसीजर डेवलप करना है जिससे हमारा रिवर्क जो है वो एक्सिक्यूट होगा। इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो पहली है रिस्क एनालिसिस, जिसमें आप FMEA का यूज़ कर सकते हो। कुछ एडिशनल चीज़ें भी रिस्क एनालिसिस में ऐड कर सकते हो एज पर योर डिसीजन मेकिंग, योर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। और उस रिस्क एनालिसिस को करने के बाद ही जो रिवर्क का डिसीजन है वो लेना है आपको। इसके साथ ही जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है कस्टमर एंड से, अगर वो अप्लाई होती है आपके ऊपर, तो अप्रूवल को आपको ऑब्टेन करना है जब भी रिवर्क के लिए आप काम की शुरुआत करोगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्क एनालिसिस, अप्रूवल आपकी बिफोर द रिवर्किंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ये प्रोसेस है इसमें रिस्क एनालिसिस, अप्रूवल और इंस्ट्रक्शंस रिवर्क कैसे किया जाए, और या फिर डिसअसेंबली उसकी कैसे की जाए, री इंस्पेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ट्रेसिबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो पर्सनल रिवर्क को मॉनिटर करेगा, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ें एक्सिक्यूट होंगी रिवर्क की, उसकी उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसको जो प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं, इसको भी आपको इंश्योर करना है। साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे इस रिवर्क के कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, जो भी तक हमने बात की, रिस्क एनालिसिस की, अप्रूवल की, इंस्ट्रक्शंस की, वो सारी हमें रिकॉर्ड करके रखना है एज एविडेंस फॉर, जिससे कि हम उसको फर्दर ट्रेसेबल बना सके। और इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में
कितनी क्वांटिटी थी जिस पे हमने रिवर्क किया, डिस्पोजिशन कैसे किया, तो उसकी डिटेल, डिस्पोजिशन डेट, और साथ ही साथ कुछ अदर ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उसको भी आपको मेंशन करना है। तो इस तरह से जो रिवर्किंग है प्रोडक्ट का वो कंट्रोल होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8.7.1.5 क्लॉज में, कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट जो क्लॉज है। तो कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट में रिस्क एनालिसिस है, अप्रूवल है, प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, कंसेशन है, ऑथराइजेशन पर्सनल है, रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें हैं कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ज़रूरी है कि रीवर्क के अंडर ही रिपेयर्ड प्रोडक्ट होते हैं। रिपेयर्ड का कहने का मतलब, यूज़ करने का वर्ड का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं अपने प्रोसेस में, फर्दर असेंबली में, और उसको हम अपनी इस्तेमाल में लेने वाले हैं, तभी हम रिपेयर के लिए गए हैं रीवर्क के थ्रू। तो अब यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात हो रही है कि रिपेयरिंग कैसे करें, कंट्रोल करेंगे हम जो रिपेयर्ड प्रोडक्ट है उसको। तो पहली चीज़ इसमें स्टैंडर्ड जो कहता है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए रिपेयर कंफर्मेशन के लिए, जिसमें कंट्रोल प्लान होना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में रिपेयर प्रोडक्ट के। और पहली चीज़ जो करनी है इसमें भी आपको रिस्क एनालिसिस मेथडोलॉजी का यूज़ करना है, जिससे कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सको जब भी आप रिपेयर के लिए जाओ। ठीक है, तो इस रिस्क एनालिसिस में भी FMEA का यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो दो पार्ट में यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। पहला रिवर्क के लिए आपको असेसमेंट करना है, फिर सेकंड जो आपको रिस्क असेसमेंट करना है वो रिपेयर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में करना है। और जब ये रिस्क एनालिसिस हो जाए उसके बाद ही आप रिपेयर के लिए जाओगे, प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए। इसके साथ ही रिस्क एनालिसिस के साथ ही अप्रूवल की बात है कि जब भी आप रिपेयर की स्टार्ट करने जाओ तो वहाँ पे आपको अप्रूवल लेना है अपने कस्टमर से, अगर ये रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है आपके ऊपर, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और एक प्रॉपर मैट्रिक्स के थ्रू आप जो रिपेयर है प्रोडक्ट का वो कर सको। ठीक है, और हर तरह का ऑथराइजेशन हो आपके पास हो, सारे तरह के एविडेंस हो, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से हुई हो उसके रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ जैसे रीवर्क में सारे इंस्ट्रक्शंस थे, डिसअसेंबली को लेके, रिपेयर को लेके, री इंस्पेक्शन को लेके, ट्रेसेबिलिटी को लेके, वो सारी चीज़ें रिपेयर के जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होंगे उसमें हमें रखने हैं, बनाने हैं। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है जो पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिपेयर वर्क होगा उस उसके लिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोसेस एक्सेसिबल हो। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं कि कंप्लीट प्रोसेस आप नहीं शो करते हो रिस्क एनालिसिस की, अप्रूवल की, लेकिन जो रिपेयर के पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन इंस्ट्रक्शन के थ्रू रिपेयर वर्क एक्सिक्यूट होगा, वो सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें होंगी उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अप्रूवल की बात की कस्टमर की, उसमें हमें ऑथराइजेशन फॉर कंसेशन की बात करता है स्टैंडर्ड, कि हमें कस्टमर से ऑथराइजेशन लेना है कंसेशन का, जिसके बेस पे अप्रूवल हमें मिला है रिपेयर करने के लिए और फर्दर उसको यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे रिपेयर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, वो सारे आपको एज एविडेंस मेंटेन करने हैं। जो चीज़ें भी हमने रिपेयर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, कंट्रोलिंग के रिस्पेक्ट में इसके की है, रिस्क एनालिसिस, अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए हैं, पर्सनल एलोकेट किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऑथराइजेशन ऑफ कंसेशन लिया है, वो सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, एविडेंस के थ्रू आपके पास होनी चाहिए। और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी स्टैंडर्ड बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्वांटिटी है, डिस्पोजिशन है,
डिस्पोजिशन डेट है एंड अप्लीकेबल ट्रेसिबिलिटी की बात करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड्स के थ्रू शो करनी है, मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ें थी कंट्रोल ऑफ रिपेयर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्लॉज पे, कस्टमर नोटिफिकेशन। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो है इमीडिएटली, इनिशियल फॉलोड। तो इस कस्टमर नोटिफिकेशन को मैं ब्रीफ करता हूँ। जो मैंने आपको बताया अभी, दो कीवर्ड्स इसमें कस्टमर नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट है। तो पहली जो चीज़ इसमें आती है कि आपको कस्टमर को जो नोटिफाई करना है इस तरह के किसी वर्क को लेके, मतलब जो भी प्रोविजन के हम बात कर रहे हैं कंट्रोल के रिस्पेक्ट में अभी 8.7 में, नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में। तो कस्टमर का जो नोटिफिकेशन होता है उसको जो हमें नोटिफाई करना है वो इमीडिएट होना चाहिए। जब भी इस तरह की नॉन कन्फर्मिटी हम फाइंड करें, जनरेट हो, तो उस केस में, और हमने शिप कर दिया है अपने प्रोडक्ट को, अपने एंड से, अब हमारी परमाइसर से, हमारी बाउंड्री से वो बाहर जा चुका है, तो उस कंडीशन में हमें कस्टमर को इमीडिएटली नोटिफाई करना है कि इस तरह की नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट हमने शिप किया है आपको। और नोटिफिकेशन के कई स्टेजेस होंगे। एक इनिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है स्टैंडर्ड, जिसमें हम इमीडिएट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इमीडिएट नोटिफिकेशन की बात करते हैं। साथ ही साथ फॉलोअप कम्युनिकेशन भी हमें करना पड़ेगा, जिसमें डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होगा, इवेंट्स होंगे, जिसमें हम रिपेयर की बात करेंगे, रीवर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कंसेशन की बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमें थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू नोटिफिकेशन कस्टमर से मेंटेन करनी है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट डिस्पोजिशन। इसमें पहला कीवर्ड मैं लिया है प्रोसेस, वेरीफाई, अप्रूवल। तो यहाँ डिस्पोजिशन की बात है नॉन कन्फर्मिटी कन्फर्मिंग प्रोडक्ट का के रिस्पेक्ट में। तो डिस्पोजिशन से ये पहले मीनिंग समझनी है कि डिस्पोजिशन होता क्या है। डिस्पोजिशन है कि मतलब जो उसकी पोजीशन थी, जो उसका यूटिलाइजेशन था किसी प्रोडक्ट का, अब वो हम नहीं कर सकते हैं। उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़, उसको फर्दर हम प्रोसेस में नहीं ले सकते हैं, या डिलीवर या शिप नहीं कर सकते हैं, और उसको हम किसी किसी रीज़न की वजह से डिस्पोजिशन कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड पहला कहता है इस क्लॉज में कि प्रोसेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है उसका डिस्पोजिशन आप करो। इस डिस्पोजिशन में आप रिपेयर करो, रिवर्क करो। ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस के थ्रू आपको मेंटेन करनी है कि क्या प्रोसीजर रहेगा और किस बेसिस पे आप रिवर्क और रिपेयर कर सकते हो। और इन केस वो प्रोडक्ट रिपेयर या फिर रिवर्क नहीं किया जा सकता है, तो थ्रू वेरिफिकेशन जो उसकी स्क्रैपिंग है या फिर उसकी अनयूजुअल जो भी चीज़ें हैं हमें करके डिस्पोजल करना है, वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस के अंडर हमें आइडेंटिफाई करनी है और इस्टेब्लिश करनी है। तो ये चीज़ें हैं। तो डिस्पोजिशन आप समझ गए हो, जो मैंने आपको इनिशियल मीनिंग बताई, रिपेयर, रिवर्क या फिर स्क्रैपिंग या डिस्पोजल जो है उसका आपको मेंटेन करना है एक प्रोसेस के थ्रू। क्या मतलब सिनेरियोज होंगे, क्या मतलब गाइडलाइंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस होगी इंडिविजुअल पाथ फॉलो करने के लिए डिस्पोजिशन के, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंटेन करनी है। इसके साथ ही जो भी ये नॉन कंफर्मेटिव प्रोडक्ट है, अगर यूज़ में लाना है किसी भी तरह का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो उस कंडीशन में
हमें एक प्रायर अप्रूवल लेना है कस्टमर से और इस चीज़ को मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसका भी प्रोविजन हमें अब जो प्रोसेस हम डेवलप करेंगे नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट डिस्पोजिशन के रिस्पेक्ट में उसमें मेंशन करना है, प्रोवाइड करना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा लास्ट क्लॉज था 8.7.1 के अंदर, जिसमें हमने बात करी कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी कंफर्मिंग आउटपुट्स के रिस्पेक्ट में और एज अ एक्सटेंशन ऑफ ISO 9000 और 2015 रिक्वायरमेंट्स। इसके साथ ही साथ लास्ट जो सब क्लॉज है वो है 8.7.2 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो रेफरेंस मिलता है वो हमें डायरेक्टली ISO 9000 2015 का मिलता है, जो मैंने यहाँ रेड कलर से मेंशन किया हुआ है। तो इसको एज इट इज़ 8.7.2 जो है ISO 9001 का, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में IATF 16949 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक हमारा ऑपरेशन क्लॉज था। हमने ऑपरेशन क्लॉज कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे ही चलेंगे। ऑपरेशन क्लॉज ऑलमोस्ट हमारा अराउंड 5.5 आवर्स का हो गया है। बहुत बड़ा क्लॉज था और बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको कंप्लाई करना, जस्टिफाई करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सारी रिलेवेंसी है अनदर क्लॉज की यहीं से निकल के आती है ऑपरेशन के अंदर, जो हमने चीज़ें डिस्कस की। तो आगे चलते हैं। हमारे पास अभी 9th क्लॉज और 10th क्लॉज हमारा बचा है और अनेक्षर ये बचा है। तो नेक्स्ट क्लॉज के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 9th क्लॉज जो है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसमें पहला सब क्लॉज है 9.1 when monitoring measurement analysis and evaluation। इसके अंदर पहला सब क्लॉज है जनरल, जिसमें ISO 9000 और 2015 की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ ही जनरल के अंदर ही मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है प्रोसेस स्टडीज, कैपेबिलिटी, कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैच कन्फर्मेंस, customers part approval process, verify process flow diagram, PF, MEA and control plan, adherence, measurement techniques, sampling plan, acceptance criteria, test results, reaction plan, significant process events, unstable, containment, 100% inspection, correction action plan and record। तो यहाँ तक मैं आपको ट्रेनिंग के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में जो हमारा ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जो चीज़ें हमने जो भी प्रोसेस डेवलप किए हैं, पॉलिसीज डेवलप किए हैं, कंट्रोल प्लान्स डेवलप किए हैं, जो भी मेथड्स डेवलप किए हैं, उन सारे का हम प्रोसेस इवेल्युएशन के थ्रू मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और इवेल्युएशन की बात करते हैं। क्या क्राइटेरिया होंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, क्या चीज़ें एज अ रिकॉर्ड एज अ एविडेंस हमें यहाँ से फॉर्म करनी है, फाइंडिंग्स हमें क्या ढूंढनी है, क्या फाइंडिंग मिलेगी तो उस पर क्या फर्दर एक्शन है। तो वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्लॉज में हम डिस्कस करेंगे। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर जो पहला क्लॉज है जनरल, जिसमें हमने बात की थी मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और इवेल्युएशन की, उसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 की है। तो एज इट इज़ हमें मतलब जो रिक्वायरमेंट 9000 से मिलती है तो उसको यहाँ पे अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई करना है। साथ ही साथ फिर जनरल में ही एक एडिशनल सब क्लॉज है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो यहाँ पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग और मेजरमेंट रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होने चाहिए, उनकी बात होती है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली, या फिर इस तरह से आपको सोचना है कि यहाँ पे परफॉर्म प्रोसेस स्टडीज़ की बात होती है।
तो यहाँ पे स्टडी करने की बात है, मतलब बहुत इन डेप्थ जाके जो प्रोसेस की परफॉर्मेंस है उसको देखना है, समझना है, और फर्दर उसका यूज़ करेंगे हम फॉर बेटरमेंट और फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है, एंड इस्टेब्लिशिंग द फाइंडिंग्स एज अ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। तो ये चीज़ें स्टडीज़ के थ्रू सकती है, इसीलिए यहाँ पे परफॉर्म प्रोसेस स्टडी की बात होती है। तो इस प्रोसेस स्टडी में हमें कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेना है, उसको ऐड करना है, असेंबली किसी तरह की है, सीक्वेंसिंग किसी तरह की है, तो उसको भी इस प्रोसेस स्टडी में ऐड करना है, ठीक है। और जो हमारा मोटो होगा स्टडी करने का, वो ये होगा कि अगर हमें न्यू कुछ रिवीजन करने हैं, अपडेट करना है किसी भी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, रिक्वायरमेंट अभी तक हमने डिस्कस की, तो इन स्टडी से हम कैसे बेनिफिट वहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ इस स्टडी के थ्रू हमें वेरीफाई करना है जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी थी, और क्या चीज़ें हम एडिशनल इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं इस स्टडी से निकाल के, जिससे जो प्रोसेस कंट्रोल है वो बेटर हो सके, और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बेटर वे में हम कैसे जस्टिफाई कर सके, उसकी जो कंप्लायंसेस है, उसकी जो कंफर्मिटी है, उसके रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में एक नोट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है, एडवाइस की गया है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरह की हो सकती हैं जिस पे जो कंप्लायंसेस है और वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का हम नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। उस कंडीशन में हम जो कंप्लायंसेस हैं वो बैच कन्फर्मेंस के थ्रू, मेथड के थ्रू हमें डिफाइन करना है, जो कि सैम्पलिंग के बेसिस पे होगा, और एक उसमें एक सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग की क्वांटिटी हमारी जो हमने आइडेंटिफाई की है उस बैच के रिस्पेक्ट में, उसको हम चेक करेंगे, उस पर हम फिर कंफर्मेशन अपना जो है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे हमें बैच कन्फर्मेंस के लिए जाना है और चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करनी है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट की बात इस क्लॉज में होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करनी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी को, परफॉर्मेंस रिजल्ट को, जो भी स्पेसिफाई की गई हैं कस्टमर के पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी की हमने पहले ही बात की थी, परफॉर्मेंस रिजल्ट्स की हमने पहले क्लॉज में बात की हुई हैं, जो हमने ट्रेनिंग में प्रीवियस क्लॉजेस कंप्लीट किए हैं उनके अंदर। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये हमें स्पेसिफिकली इस क्लॉज के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिजल्ट्स होना चाहिए कैपेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर पार्ट अप्रूवल प्रोसेस रिक्वायरमेंट। तो इसका हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करना है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जो प्रोडक्शन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस है, कंट्रोल प्लान है, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जो डेटा वहाँ से हमें चाहिए PFMEA के थ्रू, कंट्रोल प्लान के थ्रू, या फिर जो अवेयरनेस है प्रोसेस फ्लो डायग्राम की, उससे जो उसकी रिलेवेंसी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो, ये सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने चीज़ें बात करी है अभी, हमें वेरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कि इम्प्लीमेंटेशन हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, तो उसमें हमें ये भी चेक करना है जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं वो प्रॉपर हो मेज़र करने के लिए, सैम्पलिंग प्लान जो हो वो ठीक हो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ठीक तरह से समझा हो और उसको यूज़ किया जा रहा हो, जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो एक वायबल डेटा की तरह
वेरिएबल डेटा की तरह हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में जनरेट हो रहा हो। रिएक्शन प्लान अगर है, कोई एस्केलेशन प्रोसेस है जहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं मीट किया है, तो उस प्रॉपर जो रिएक्शन प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन और एस्केलेशन प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो किया गया हो। तो इन सब चीज़ों का भी हमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से चेक करना है थ्रू वेरिफिकेशन अंडर द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। साथ ही साथ स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इवेंट की बात करता है, जहाँ पे किसी तरह का टूल चेंज हो सकता है, मशीन रिपेयर हो सकती है, उनका भी जो रिकॉर्डिंग है अ, या फिर एविडेंस है उसके रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस इवेंट का उनको भी वेरीफाई करना है कि ये रिकॉर्ड्स जनरेट हुए हैं कि नहीं जनरेट हुए हैं अच्छे तरीके से। इसी के साथ साथ अगर हमारी जो वेरिफिकेशन है, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट है, उसमें हमें कोई इस तरह के फाइंडिंग मिलती है जहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, स्पेसिफिकेशन थे, रिक्वायरमेंट थी, उनका कंप्लायंसेस नहीं सेटिस्फैक्ट्री रहा है, या फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि स्टेटिस्टिकली कैपेबल नहीं रहे हैं वहाँ पे उसको फुलफिल करने के लिए, या फिर किसी तरह की अनस्टेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपकी कंपनी के पास एक रिएक्शन प्लान होना चाहिए कि उस कंडीशन में पर्टिकुलरली कैसे डील करेंगे उस अनस्टेबिलिटी को, उस नॉन कन्फर्मिटी को। तो उसके लिए हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर कंटेमिनेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कंटेनमेंट कैसे करेंगे प्रोडक्ट्स का जो भी अनस्टेबल पाए गए हैं। साथ ही साथ 100% इंस्पेक्शन की बात होती है कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ से बन के निकले हैं उस प्रोसेस से, जहाँ पे चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं अनस्टेबिलिटी की, उनका 100% इंस्पेक्शन करना है। ठीक है। साथ ही साथ एक करेक्टिव एक्शन प्लान भी डेवलप करना होगा आपको इस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें स्पेसिफिक एक्शंस, टाइमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिफाइन करनी होंगी, जिससे कि हम प्रोसेस को इंश्योर कर सकें फर्दर स्टेबल होने तक, स्टेटिस्टिकली कैपेबल होने तक, और साथ ही साथ उसको रिव्यू और अप्रूव करवाना है कस्टमर के द्वारा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। तो इस तरह का एक प्रोसेस होना चाहिए जब भी हम किसी तरह की हमें नॉन कन्फर्मिटी की फाइंडिंग होगी। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटेनमेंट हमें करना है नॉन कन्फर्मिटी के कंडीशन में, 100% इंस्पेक्शन करना है। ठीक है। और जब भी करेक्टिव एक्शन प्लान करें तो उसके थ्रू इंश्योर करना है कि जो हमारी अनस्टेबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो गई है, चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, स्टेटिस्टिकली कैपेबल हम हो गए हैं, उस स्टेज तक पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ जो एक्शन प्लान होगा उसमें जो एक्शंस हैं उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से डिफाइन होनी चाहिए, टाइमिंग डिफाइन होनी चाहिए क्योंकि टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्पिटेंसी है, असाइनमेंट है, वो एक इन डेप्थ मैनर में होना चाहिए। और जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट की, उनसे रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसके रिकॉर्ड्स आपके पास आपको मेंटेन करके रखने हैं, एविडेंस जिसमें रिकॉर्ड्स में इफेक्टिव डेट्स, जब भी हम प्रोसेस चेंज की बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर चलते हैं, वो है अपना identification of statistical tool, appropriate use, APQP, DF, MEA, PF, MEA, कंट्रोल प्लान। तो ये मैंने कीवर्ड्स लिए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट यूज करने के लिए कहता है जो भी स्टेटिस्टिकल टूल्स हो सकते हैं। स्टेटिस्टिकल टूल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम ISO 13053 पार्ट 2 की स्टैंडर्ड है। पार्ट 1 के लिए मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो चैनल के थ्रू पब्लिश किया हुआ है, वो आप देख सकते हो।
पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर्टिकुलरली IATF 169 में एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की बात होती है, जिसको हमें यूज करना है स्टैटिस्टिकल टूल को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्लान करने के लिए। इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो है डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसको इंक्लूड करना है एज ए स्टैटिस्टिकल टूल। कंट्रोल प्लान हमारे क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को मतलब में इन डेप्थ मैनर में रिव्यू करके स्टडी करके जो भी अप्रोप्रिएट हो सकते हैं एज ए स्टैटिस्टिकल टूल आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है और फर्दर उसको यूज में लाना है, इस्टेब्लिश करना है। अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं IATF 16949 की ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उनको उस तरह से कंप्लायंसेस की तरफ जाना है, कंफर्मिटी को मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है application of statistical concept, variation, control, process, capability, consequences. So यहाँ पे जो भी हम स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे तो स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू जो वेरिएशन है, कंट्रोल है, प्रोसेस कैपेबिलिटी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं एडजस्टमेंट को लेके, वो अच्छी तरीके से समझे हों कि उसका क्या इफेक्ट होगा स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में और उसको कैसे यूज करना है एम्प्लॉयज के द्वारा जो भी इन्वॉल्व हैं कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। इस पर्टिकुलर डेटा जो हमारा स्टेटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू निकल के आया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका हमें यूज करना उस स्टेटिस्टिकल डाटा का और कॉन्सेप्ट क्या है स्टेटिस्टिकल के का यहाँ पे, जिससे कि हम फर्दर हमारा जो एंड गोल है या फिर जो एडवांटेज हम लेना चाह रहे हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग के थ्रू, वो तभी मिल पाएगा जब इसके स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में, इसके एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में चीज़ें अच्छी तरीके से जो पर्सनल वहाँ पे इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर जगह पे डेटा जनरेशन के या फिर इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, उनके द्वारा ये चीज़ अच्छी तरह से उनको जानकारी हो और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाई जाए। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है इस पर्टिकुलर क्लॉज में विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं अंडर द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 2015 से लेनी है। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है उसमें मॉनिटर्ड कॉन्टिन्यूअल इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, डिलीवरी पार्ट, disruptions, recall, delivery schedules, any other issue, requirements, कस्टमर स्कोर कार्ड। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो हमने जनरल देख लिया मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस और इवैल्यूएशन के थ्रू। अब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हमें मतलब मेंटेन करनी है या फिर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये 9.1.2 क्लॉज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। जो इनिशियल इसमें रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 2015 की है, जिसको एज इट इज़ वहाँ से आपको देख के यहाँ पे अप्लाई करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इसके साथ ही साथ। तो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में हमें जो चीज़ें करनी है उसमें पहली चीज़ है कि हम जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूअल इवेल्युएशन करना पड़ेगा, जो मॉनिटर के अंदर हम करेंगे। जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं उनका हमें कॉन्टिन्यूअली इवेल्युएशन करना है, जिससे हम कंप्लायंसेस जो हैं
प्रोडक्ट के प्रोसेस के स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में वो इंश्योर कर सकें। तभी हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जो ऑप्टिमम लेवल है उसका उस तक पहुंच सकते हैं, और इन सब चीज़ों के द्वारा ही ये चीज़ें प्रॉपरली कंप्लाइड हो सकती हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात होती है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें किस तरह से लेना है। तो उसमें पहली चीज़ है कि वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होने चाहिए जिसके बेस पे आप इंडिकेट कर सको परफॉर्मेंस इंडिकेटर को। उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, हाँ, उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है कि क्या क्या चीज़ें एज अ ऑब्जेक्टिव एविडेंस आपको शो करनी है परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में। तो पहली चीज़ें उसमें है जो डिलीवर किया है, जो भी पार्ट प्रोडक्ट आपने, उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसी रही। डिस्ट्रप्शन सेकंड जो है वो कस्टमर डिस्ट्रप्शन की बात होती है कि कोई डिस्ट्रप्शन तो नहीं हुआ, किसी वजह से चीज़ें होल्ड तो नहीं हुई, किसी नॉन कन्फर्मिटी की वजह से, कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो डिस्ट्रप्शन कैसा था। ठीक है, तो ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। डिस्ट्रप्शन किसी तरह का प्रोसेस में आता है, प्रोडक्ट में आता है किसी भी वजह से। थर्ड जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का ऑब्जेक्टिव एविडेंस, वो है किसी तरह का फील्ड रिटर्न हो सकता है, प्रोडक्ट का रिकॉल्स हो सकता है, वारंटी क्लेम हो सकता है, तो वो हमारा है ऑब्जेक्टिव एविडेंस। फोर्थ जो है वो है डिलीवरी शेड्यूल की बात है कि डिलीवरी में किसी तरह की लेट हो गया या प्रॉब्लम आई, परफॉर्मेंस उसकी डिस्टर्ब हुई, तो उसे हमें इंक्लूड करना है ऑब्जेक्टिव एविडेंस के रिस्पेक्ट में एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। साथ ही साथ कस्टमर का जो नोटिफिकेशन है, जब भी कोई क्वालिटी और डिलीवरी इशू आता है, तो उस कंडीशन में कस्टमर नोटिफिकेशन में जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमने टाइमली नोटिफाई किया कि नहीं किया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। इसके साथ ही साथ हम हमारी जो ऑनरेशन नॉलेज है उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है वो और भी ऐड कर सकते हैं, जो हमें लगते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह वर्क करेंगे, और एक बेटर जो रिलेशनशिप है हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में, उसको रिफ्लेक्ट करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से मेच्योर होता है, जस्टिफाइड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो ये चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव एविडेंस के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके साथ ही साथ कस्टमर स्कोर कार्ड की बात स्टैंडर्ड करता है। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के रिस्पेक्ट में, वो हमारी जो रिफ्लेक्ट होगी कस्टमर स्कोर कार्ड से होगी। तो अगर हम ये डेटा कस्टमर से ले सकते हैं कस्टमर स्कोर कार्ड के रिस्पेक्ट में, तो ज़्यादा बेटर होगा। या क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है वो यहीं से निकल के आएगी कि लास्ट ईयर कस्टमर स्कोर कार्ड हमारा ये था, या फिर पिछले टेन्योर में ये था। अब हमें इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है अपने जो परफॉर्मेंस है कस्टमर स्कोर कार्ड की, जो चीज़ें अभी तक हमने बात की ऑब्जेक्टिव एविडेंस की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, उनमें हम जितना बेटर करेंगे उतना हमारा जो कस्टमर स्कोर कार्ड की रेटिंग है वो इम्प्रूव होगी। तो ये चीज़ें थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं। वो था अपना सप्लीमेंटल की बात हमने बात कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट सब क्लॉज है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस इवेल्युएशन के अंदर रेड कलर से जो मैंने लिख रखा है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, इसमें पहला जो चीज़ है वो ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट है। फिर प्रायोरिटाइजेशन का सब क्लॉज है इसके अंदर, इसमें है ट्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर्टिकुलरली एनालिसिस और इवेल्युएशन की बात होगी, जो अभी हमारा क्लॉज चल रहा है उसके अंदर। तो इसमें पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट है जो कि अप्लीकेबल है, तो उसको एज इट इज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये 9.1.3 क्लॉज है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो उसकी रिक्वायरमेंट 9001 की आपको अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इस्टेब्लिश करनी है। सेकंड इसके अंदर ही सब क्लॉज है जो प्रायोरिटाइजेशन का
उसमें ये इम्पोर्टेंट है जब भी हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे कि ट्रेंड हमें सेट करने हैं, जो कि हमारा ट्रेंड निकल के आएगा क्वालिटी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से। और ये जो ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हो सकता है, डिफरेंट स्टेजेस के लिए हो सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हो सकता है। तो उसमें हमें ट्रेंड देखना है, कंपेयर करना है उनके रिजल्ट्स को, और हमें उनका वेटेज चेक करना है जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं फुलफिल करने के लिए। और वहाँ से हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि किन ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में हम एक्शन प्लान करें, प्रायोरिटाइज करें एनालिसिस और इवैल्यूएशन को, और फर्दर मतलब जो हमारा एक्शन है उसके ऊपर वो लें, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा है मतलब टॉप पे है। उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, उसके नीचे हमें देखना है जो हमारे रिजल्ट्स हैं परफॉर्मेंस के, क्वालिटी के, उनको कंपेयर करना है ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। और इस तरह से फिर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, जो चीज़ें हमें ज़्यादा वेटेज लगती हैं या फिर ट्रेंडिंग लगती हैं, उसका वहाँ पे ट्रेंड जिसका यूज़ कर सकते हैं हम, उसको यूज़ करना एज ए प्रायोरिटाइजेशन, एज ए प्रायोरिटी टू एनहेंस द एंड इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये चीज़ें थी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज में चलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर। ये है 9.2 इंटरनल ऑडिट। तो इसमें पहला जो रेफरेंस है वो है ISO 9000 2015 का। इसके साथ ही साथ जो चीज़ें एडिशनल हैं IATF 16949 में, तो उसकी रिक्वायरमेंट दी गई हैं। तो पहली है उसमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम का सब क्लॉज है। इसमें प्रोसेस की बात की गई है। इसमें DI covers entire QMS manufacturing process product, prioritized based software development capability assessment, review frequency, review effectiveness। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 9.2 सब क्लॉज है स्टैंडर्ड का। इसके अंदर जो 9.2.1 है और 9.2.2.2 है, उसमें हमें ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट का रेफरेंस मिलता है। तो उसको एज इट इज़ आपको 9001 से लेना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके साथ ही साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड की गई हैं इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम को लेके। तो उसमें पहली चीज़ जो है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम को डील करो। और इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर कि जो मेन थ्री इसके पिलर्स हैं ऑडिट के, जो हमने इस पहले भी ट्रेनिंग के पार्ट्स में डिस्कस किया है, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात थी, सेकंड और थर्ड थी प्रोडक्ट की। उन सारी चीज़ों को ये कवर करता हो ऑडिट प्रोग्राम इंटरनल। और उससे रिलेटेड कैसे डेवलप करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस ऑडिट प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें मेंशन करनी है, डिटरमाइन करके प्रोवाइड करानी है। इसके साथ ही साथ जो ये ऑडिट प्रोग्राम होगा वो प्रायोरिटाइज बेस होगा। प्रायोरिटाइज मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, उसी तरह से यहाँ पे रिस्क, इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, ट्रेंड्स, कुछ क्रिटिकलिटी है प्रोसेस की, उसके बेसिस पे हमारा प्रायोरिटाइजेशन होगा जब भी हम इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के लिए जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, तो उसे भी हमें अपने इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम में ऐड करना है। जो भी उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेसिटी असेसमेंट है, उस चीज़ को अपने हमारे इंटरनल ऑडिट के थ्रू जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो चीज़ें इंश्योर करनी है इस पर्टिकुलर कंडीशन में।
साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंटरनल ऑडिट को इस प्रोग्राम के अंदर, उसको हमें रिव्यू करना है टाइम टू टाइम कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ऑडिट को सही तरीके से करने के लिए, या फिर हमारे जो कंप्लायंसेस है उसको इंश्योर करने के लिए, कंफर्मिटी शो करने के लिए। और इस रिव्यू के थ्रू अगर किसी तरह का एडजस्टमेंट की नीड है इंटरनल ऑडिट का, तो वो चीज़ें हमें प्लान करनी होती है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो इंटरनल ऑडिट की है वो हमें चेंज करनी पड़ सके, या फिर वो अकरेंस के बेस पे हो। ये अकरेंस का सिचुएशन इस तरह से हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस में चेंज आया हो, कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल नॉन कन्फर्मिटी हो, कोई किसी तरह का कस्टमर कंप्लेन हमें मिली हो उस कंडीशन में, या फिर किसी तरह का डिज़ाइन में चेंज आ रहा है प्रोडक्ट का या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो उस कंडीशन में हमें ये इंटरनल जो ऑडिट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में हमें इंटरनल ऑडिट प्लान करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम में ऐड करनी है, इसके सारे कंडीशंस होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तो ये चीज़ थी। साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है ऑडिट प्रोग्राम का, उसको भी रिव्यू करना है। अभी हम आगे मैनेजमेंट रिव्यू की बात करेंगे, तो ये पर्टिकुलरली जो इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस हम रिव्यू के थ्रू इवेल्युएट करेंगे कि कैसी रही, कोई किसी तरह का गैप तो नहीं था, किसी तरह का मतलब कोई चीज़ ऐसा तो नहीं हुआ कि उसमें डिले हमने किया। तो ये सारी चीज़ें, सारी पैरामीटर्स हमें इवेल्युएट करने हैं मैनेजमेंट रिव्यू में with respect to effectiveness of internal audit program। अब इसके नेक्स्ट जो है इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के नेक्स्ट में आता है हमारा सेकंड नेक सब पार्ट सब क्लॉज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है, ऑडिट ऑल क्यूएमएस सिस्टम प्रोसेसेस ओवर ईच 3 year कैलेंडर पीरियड, एनुअल प्रोग्राम प्रोसेस अप्रोच, वेरीफाई कंप्लायंस ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है पहली कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को करने के लिए कि आपको 3 years के कैलेंडर पीरियड में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट प्रोसेसेस हैं, सभी प्रोसेसेस हैं, उनको इंटरनल ऑडिट के थ्रू, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू कवर करना है। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास एनुअल प्रोग्राम होना चाहिए इंटरनल ऑडिट का, जिसमें आप प्रोसेस अप्रोच यूज करोगे, जिसमें आपको वेरीफाई करने हैं कंप्लायंसेस को विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है कि पहली है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, सेकंड बात हो रही है प्रोसेस अप्रोच और ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है। तो 3 years में जो हमारा ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे हम रेफरेंस ले सकते हैं ISO 9001 का। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोसेसेस हैं, उन सारी चीज़ों को हमें 3 years के पीरियड में कवर करना है अपने इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही एनुअली जो हमारा प्रोसेसेस है विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, प्रोसेस अप्रोच के माइंडसेट से उनको एनुअल प्रोग्राम के थ्रू कवर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे चीज़ों को हमें जस्टिफाई करना है, एक क्या चीज़ें हमें 3 years पीरियड में करनी है, क्या हमें एनुअल प्रोग्राम के थ्रू करनी है। तो इसको इसके लिए एक डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप इस पर्टिकुलर क्लॉज को जस्टिफाई करोगे। ठीक है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की बात करता है कि कुछ कस्टमर की स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी इंटीग्रेट करना है इन ऑडिट प्रोग्राम्स में,
जिससे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हम शो कर सकें। तो ये बात थी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट की। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमने चीज़ें डिस्कस करी 3 इयर्स और 2 इयर्स 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिफरेंट ऑडिट सिनेरियोज में, डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के सिनेरियोज में यूटिलाइज होती है, अदर देन द ऑटोमोटिव क्यूएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की क्लैरिटी मिलती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, 3 इयर्स, कैलेंडर पीरियड, डिटरमाइन स्पेसिफिक अप्रोच, ईच इंडिविजुअल ऑडिट प्लान, ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑल शिफ्ट occurs and shift handover, process risk analysis, control plan and record। तो ये अभी हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली। अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की बात है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो कहता है करने के लिए वो है कि हमें ऑडिट करनी है अपने ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू जो भी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनका 3 इयर्स कैलेंडर पीरियड के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझो। हमने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एनुअल प्रोग्राम की क्लास में बात की थी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है कि इन डिटेल मैनर जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको हमें ऑडिट 3 इयर्स के कंप्लीट पीरियड में कंप्लीट करना है, जस्टिफाई करना है, कंप्लायंस शो करने हैं, जिससे कि उसका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी हम इंश्योर कर सके। इसके साथ ही साथ जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट के लिए जाएंगे तो उसमें हमें जो ध्यान रखना है वो कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अप्रोच हो सकता है ऑडिट का विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना है इस ऑडिट में जो 3 इयर्स में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। और इन केस अगर कस्टमर ने कुछ इस तरह की रिक्वायर्ड अप्रोच नहीं दी है प्रोसेस ऑडिट को लेके, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या अप्रोच रहेगा इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट को लेके। जो स्कोप है 3 इयर्स का वो क्या रहेगा, ये आपको डिटरमाइन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर ऑडिट को एक्सिक्यूट करना है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड कहता है कि जो इंडिविजुअल ऑडिट प्लान है हर एक, उसमें हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें ऑडिट करना है, जिसमें सारी शिफ्ट हो सकती हैं और इन शिफ्ट का हमें हैंडओवर भी सैम्पलिंग के थ्रू कवर करना है अपने इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक वो रहता है कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है जब भी शिफ्ट हैंडओवर होता है। तो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग होना चाहिए जो कि हमारा एक अच्छा यूज़ हमें मिलता है फर्दर, या फिर एक रिलायबल डेटा वहाँ से मिलता है जब हम ऑडिट के लिए जाते हैं, प्रॉपर ऑडिट करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर शिफ्ट हैंडओवर डेटा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे जो मैंने बात करी कि इंडिविजुअल ऑडिट प्लान जो होगा हर एक मतलब उसमें हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कवर करना है इंक्लूडिंग ऑल शिफ्ट। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया स्टैंडर्ड में कंडीशन किस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो इंडिविजुअल है उसको ऑडिट के थ्रू कवर करना है। इसके साथ ही जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ऑडिट करेंगे तो उसमें हमें कवर करना है ऑडिट को जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है प्रोसेस रिस्क एनालिसिस का, उस चीज़ को, कंट्रोल प्लान को, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें इंश्योर करना है थ्रू ऑडिट्स की ये चीज़ें हमने अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ऑडिट की हुई हूँ। तो ये तक यहाँ तक बात थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा पिलर है एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वो है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट में जो चीज़ें मैंने ली हैं
उसमें पहला है डिफाइन स्पेसिफिक अप्रोच, एप्रोप्रिएट स्टेजेस। तो अभी तक हमने बात कर ली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की। हम हमारा लास्ट है प्रोडक्ट ऑडिट। तो इसमें इसको करने के लिए जब भी हम ऑडिट के लिए जाएंगे, प्रोडक्ट ऑडिट के लिए जाएंगे, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अप्रोच है प्रोडक्ट को ऑडिट करने के लिए, तो उसको यूज़ करना है। किस अप्रोप्रिएट स्टेज में हमें ऑडिट करनी है इसका ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस प्रोडक्शन में हो सकती हैं, डिलीवरी के समय हो सकती है, जिसके थ्रू हमें वेरीफाई करना है कन्फर्मिटी को प्रोडक्ट को लेके, जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट अभी तक हमने डिस्कस करी है उसके रिस्पेक्ट में। और इन केस जहाँ पे कस्टमर ने नहीं डिफाइन किया है कि क्या अप्रोच होना चाहिए प्रोडक्ट ऑडिट को लेके, तो उस केस में आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट ऑडिट को लेके क्या अप्रोच हमारा रहेगा, किस किस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें प्रोडक्ट की ऑडिट करनी है, किस स्टेज पे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको खुद डिफाइन करनी है। तो यहाँ तक थी हमारा 9.2 क्लॉज इंटरनल ऑडिट। इसके नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 9.3 ऑडिट के लिए। उसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू में पहला सब क्लॉज है जनरल। इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 9001 2015 की। इसमें सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट है, वो है एनुअली एंड और इंक्रीज्ड की बात है। साथ ही साथ यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे सब क्लॉज पे चलेंगे। तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें जब इंटरनल ऑडिट के पास हमारे पास डेटा आ जाते हैं, हमारे पास फाइंडिंग्स आ जाती हैं, तो उसको इन डेप्थ मैनर में चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हम मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं। जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, मिड लेवल का मैनेजमेंट है, वो इन चीज़ों को डिस्कस करके, रिव्यू करके एक्शन प्लान डेवलप करता है, जिससे हम फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं। तो 9.3 के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर पहला जनरल सब क्लॉज है। इसमें ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट मेंशन है, जो आपको 9001 से लेके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, अप्लाई करनी है 9.3.1 के रिस्पेक्ट में। जनरल के अंदर जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, उसमें मैनेजमेंट रिव्यू के लिए बोला गया है कि एटलीस्ट आपको एनुअली मैनेजमेंट रिव्यू को करना है। इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट रिव्यू है कि जो एनुअल फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ा सकते हो। जो भी हमारे रिस्क हमें आइडेंटिफाई किए हैं कंप्लायंसेस को लेके, कस्टमर रिक्वायरमेंट को लेके, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस को लेके, जिसकी वजह से किसी भी तरह का इफेक्ट हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे या परफॉर्मेंस पे आ सकता है उस कंडीशन में। तो पहली चीज़ है कि एनुअली आपको करनी है मिनिमम, जो स्टैंडर्ड कहता है। इसके साथ ही साथ आपको बेस्ड ऑन द नीड, बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेशन, आपको मैनेजमेंट रिव्यू करना है। हमने प्रीवियस क्लॉजेस में भी मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट की बात की थी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे, उस पर्टिकुलर सिनेरियोज में, उस पर्टिकुलर इश्यूज को डील करने के लिए हमको जब भी ज़रूरत पड़े तब हमें मैनेजमेंट रिव्यू करने की ज़रूरत रहती है। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें मैनेजमेंट रिव्यू कब कब करना है और कब इसकी रिक्वायरमेंट आती है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एनुअल तो है ही है। तो ये चीज़ें थी सप्लीमेंटल। इसके बाद हम नेक्स्ट सब क्लॉज में चलते हैं 9.3.2 में। वो है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। इसमें जो मैंने चीज़ें दी हैं वो है ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट है। फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, जिसमें इंक्लूड करना है CPQ, प्रोसेस इफेक्टिवनेस, efficiency, product conformance, assessments of manufacturing, feasibility, customer satisfaction, maintenance objective, warranty performance, customer scorecards, risk analysis, safety and environment।
तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 9.3.2 क्लॉज है। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ISO 9000 2015 की यूज़ करनी है, एज इट इज़ जो 9000 में दी गई है उसको आपको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके साथ ही साथ मैनुअल रिव्यू इनपुट में सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी गई हैं। तो वो क्या क्या है, आ, उसको हम अभी मैंने पढ़ा, उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हमें मैनुअल रिव्यू में ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मैंने जो ISO 13053 का पार्ट 1 वीडियो था उसमें बहुत डिटेल मैनर में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को डिफाइन किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल जो भी कॉस्ट है इंटरनल एक्सटर्नल नॉन कन्फर्मेंस का उससे रिलेट करना है। तो ये हमारा एक मैनुअल रिव्यू का इनपुट हो सकता है। जो प्रोसेस इफेक्टिवनेस का मेजर है वो हो सकता है, प्रोसेस इफिशिएंसी का मेजर है वो हो सकता है, प्रोडक्ट कन्फर्मेंस के ऊपर जो रिपोर्ट है वो हो सकती है मैनेजमेंट रिव्यू का इनपुट। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी को लेके जो असेसमेंट है उसको हमें अपने रिव्यू में ऐड करना है एज ए इनपुट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है किसी तरह के चेंज को लेके आ सकती है एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के ऊपर, या फिर न्यू फैसिलिटी के रिस्पेक्ट में हो सकती है, न्यू प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो इसको आपको मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर एज ए इनपुट यूज़ करना है। इसके साथ ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लेके जो रिपोर्ट्स हैं अ, उसको आपको अपने मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में यूज़ करना है। साथ ही साथ मेंटेनेंस की हमने बात करी थी, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की, उसको एज अ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव आपको अपने मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में ऐड करना है। ठीक है। साथ ही इसके बाद वारंटी परफॉर्मेंस जो थी ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स की, वो हमारे लिए एक इनपुट पॉइंट हो सकता है मैनेजमेंट रिव्यू का। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में कस्टमर स्कोर कार्ड हो सकते हैं, जो हमने स्कोर कार्ड अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्लॉजेस में। उसके आप ऊपर आप मैनेजमेंट को रिव्यू करना है इन डिटेल में। साथ ही साथ रिस्क एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें पोटेंशियल फील्ड फेलियर कोई आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसको आपको ऐड करना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में। इसके साथ ही साथ कोई सेफ्टी या इन्वायरमेंटल फेलियर है जिसकी वजह से इम्पेक्ट आया है, जो भी आपकी सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, तो उसको आपको मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर ऐड करना है। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आपको मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट के अंदर लेनी है। तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, इस पे नंबर ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू आपको करने हैं और इन डिटेल, और जो फर्दर एक्शन प्लान है उसको मिटिगेट करने का, उस फाइंडिंग को रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने का, वो सारी चीज़ें टेक केयर करनी है मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू। तो यहाँ तक थी मैनेजमेंट रिव्यू की बात। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट की बात। इसमें जो रिक्वायरमेंट है पहली ISO 9000 2015 की है। सप्लीमेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्शन प्लान की। ये जो है 9.3.3 सब क्लॉज है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। इसके अंदर जो ISO 9000 उनकी 2015 का रेफरेंस है रिक्वायरमेंट्स का, तो एज इट इज़ फॉलो करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में एक्शन की बात होती है। एक्शन प्लान क्या होगा कि जिसमें टॉप मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है एक्शन प्लान को, जब भी जो कस्टमर की परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी नहीं मीट कर पाती है उस कंडीशन में। तो सिंपल सा है, जो इनपुट्स हमने लिए हैं मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर वो तभी हम उस पर डिटेल रिव्यू में जाएंगे जब हमारी जो परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं वहाँ पे हम नहीं मैच कर पाया है। तो आउटपुट में हमें जो चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू
वो एक्शन प्लान कि उस परफॉर्मेंस टारगेट को कैसे हम अचीव करें। उसमें मिटिगेशन हो सकता है, जो भी नॉन कन्फर्मिटी है उसका रिडक्शन हो सकता है। उन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये मैंने रिव्यू था हमारा, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है 9th क्लॉज। इसके बाद जो लास्ट क्लॉज है 10th क्लॉज इम्प्रूवमेंट, उसको डिस्कस करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के अंदर जो पहला सब क्लॉज है वो है जनरल ISO 9000 2015। सेकेंड सब क्लॉज है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर ISO 9000 2015 की रिक्वायरमेंट है। फिर सेकंड सब क्लॉज है, इसके अंदर नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, प्रोसेस इंक्लूडिंग डिफाइंड अप्रोचेस, कंटेनमेंट, interim actions and related activities, root cause analysis, methodology used, analysis and results, systematic corrective actions, impact consideration, effectiveness verification, review and update। इसके बाद है कस्टमर स्पेसिफिक मेथड एंड यूज। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं इम्प्रूवमेंट क्लॉज में 10th के अंदर, और ये दो पर्टिकुलरली सब क्लॉजेज हैं अभी तक मैं जो ब्रीफ किया आपको। तो इम्प्रूवमेंट 10th क्लॉज के अंदर 10.1 है, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात है, उसमें हमें ISO 9000 2015 का रेफरेंस मिलता है और उसको हमें यूटिलाइज करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट जो 10.2 है उसमें नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन की बात है, उसको में उसमें भी हमें ISO 9000 2015 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं 10.2 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में, वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर जो नेक्स्ट आता है 10.2.3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अंदर जो चीज़ें हमें आपको मैंने कीवर्ड्स बताए वो सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में, इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में हमें करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का हेल्प लेके उसको सॉल्व किया जाए। जिसमें पहली चीज़ है, इसमें हमें जो अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको क्लियरली डिफाइन करना है। अप्रोच हमारा प्रॉब्लम किस तरह की है, क्या स्केल है, उन सारी चीज़ों का कंसिडरेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए जब भी हम अप्रोच की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। प्रॉब्लम किस किस तरह की हो सकती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इशू को लेके हो सकती है जो करंट में आपकी हो, फील्ड फेलियर को लेके हो सकती है, ऑडिट फाइंडिंग को लेके हो सकती है। इन सारी कंडीशंस में आपके पास एक डिफाइंड अप्रोच होना चाहिए जो आपका डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना है स्केल, किस तरह की प्रॉब्लम का क्या स्केल है, उसको कैसे डील करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें एक एज अ सोल्यूशन, एज अ क्लैरिटी आपको डिस्क्राइब करनी है, ब्रीफ करनी है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके प्रोसेस में हमें क्या ऐड करना है, वो है कंटेनमेंट इंटरिम एक्शंस रिलेटेड एक्टिविटी जो हम करेंगे इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें डिस्क्राइब करना है कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे इसके थ्रू ये नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स के जो आउटपुट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो है वो रूट कॉज एनालिसिस की बात है, और रूट कॉज के लिए मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसके एनालिसिस कैसे करेंगे, रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे।
ये सारी चीज़ें हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेनी है, जो प्रोसेस हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, कि करेक्टिव एक्शन को हम कैसे सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस सिस्टमेटिक करेक्शन एक्शन को इम्प्लीमेंट में हमें ध्यान रखना है जो इम्पैक्ट होगा प्रोसेस के ऊपर या फिर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उसका कंसीडरेशन हमें करना है, उसकी इन डेप्थ चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही हमारा जो करेक्टिव एक्शन है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट जो है वो जो हमने एक्शंस लिए हैं करेक्टिव, उसका वेरिफिकेशन है कि उसकी इफेक्टिवनेस कैसे रही। इस चीज़ को हमें डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में चीज़ों को लेना है। इसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन है किसी भी तरह के, उसको हमें रिव्यू करना है जब भी हमें ज़रूरत लगती है। डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकते हैं, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस हो सकता है, कंट्रोल प्लान्स हो सकते हैं। तो इनको भी हमें प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस जो प्रॉब्लम सॉल्व के है उसके अंदर इसके रिस्पेक्ट में हमें रिव्यू के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी चीज़ें डिटेल देनी है, ब्रीफ करना है। इसके साथ ही साथ अगर कस्टमर ने कुछ प्रिस्क्राइब प्रोसेस बताई, स्पेसिफाई किया है, टूल्स बताए हैं, सिस्टम बताया है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, तो उसका उन चीज़ों को आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को यूटिलाइज करना है। और इन केस आपको कुछ इस तरह की टर्म्स हैं या फिर एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ, तो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड्स हैं, प्रोसेस है, उसको अप्रूव कराना है कस्टमर के द्वारा। इस बारे में भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथडोलॉजी है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, उसको इंश्योर करना है। तो यहाँ तक बात थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज के अंदर इम्प्रूवमेंट के। ये है एरर प्रूविंग। एरर प्रूविंग में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है प्रोसेस, मेथडोलॉजीज, रिस्क एनालिसिस, टेस्ट फ्रीक्वेंसी, सिमुलेटेड फेल्योर, रिकॉर्ड्स। इसमें सब क्लॉज एरर प्रूविंग का चैलेंज पार्ट, आइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड, वेरीफाइड, कैलिब्रेटेड, डिवाइस फेल्योर विद रिएक्शन प्लान। यहाँ तक मैं आपको एरर प्रूविंग की रिक्वायरमेंट्स को ब्रीफ करता हूँ। एरर प्रूविंग मैंने इस ट्रेनिंग में पहले क्लॉजेज में भी डिफाइन किया। एरर प्रूविंग आप कैसे करते हो, उसमें आपकी क्या मेथडोलॉजी होती है। तो इसका सिंपल सा यही तरीका है, मेथड है कि जो रिस्क एनालिसिस है, टेस्ट है, उसके बेसिस पे ही आप एरर प्रूफ बना सकते हो किसी प्रोसेस को। तो इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए एरर प्रूविंग को लेके, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि आपको एरर प्रूविंग की क्या मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, जिसमें सारे मेथड्स एरर प्रूविंग से रिलेटेड होने चाहिए, रिस्क एनालिसिस को लेके, टेस्ट फ्रीक्वेंसी को लेके, कंट्रोल प्लान को लेके। तब जाके ही आपकी जो एरर प्रूविंग है वो सेटिस्फाई हो सकती है, आप इंश्योर कर सकते हो कि मेरी जो एरर प्रूविंग वो अच्छी है। इसके साथ ही यहाँ सिमुलेटेड फेल्योर की बात होती है कि जो आपकी एरर प्रूविंग की मेथडोलॉजी है, प्रोसेस है, उसको आपको टेस्ट करना है, जिसमें कि कोई एरर प्रूविंग डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में, एक सिमुलेटेड फेलियर का कंडीशन जनरेट करके, या फिर कोई फेलियर का कंडीशन है उस कंडीशन में इसको इवेलुएट करना है कि जो एरर प्रूफिंग की मेथडोलॉजी है वो आपकी कितनी इफेक्टिव है, उसका इवेलुएशन
कि रिजल्ट्स क्या आ रहा है, और इसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। जो ये पर्टिकुलर टेस्ट आप करोगे, एरर प्रूविंग को लेके टेस्टिंग करोगे, साथ ही साथ कोई चैलेंज पार्ट आप यूज करते हो अपने एरर प्रूविंग को लेके, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल करना है, वेरीफाई करना है, कैलिब्रेट करना है, जिससे कि आपकी जो एरर प्रूविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंश्योर कर सको। इसके साथ ही साथ अगर कोई एरर प्रूविंग डिवाइस है उसका फेलियर हो रहा है, तो आपके पास एक रिएक्शन प्लान भी होना चाहिए। इस जो हम एरर प्रूविंग के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइंड मैनर में एज अ एरर प्रूविंग मैट्रिक्स चीज़ों को डेवलप करना है। तो यहाँ तक थी एरर प्रूविंग की बात 10.2.4। इसके नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट क्लॉज, जो कि है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस मेथड्स। इसके अंदर सब क्लॉज है पार्ट एनालिसिस, एनटीएफ, कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में हम वारंटी को कैसे मैनेज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे डील करना है वारंटी को, क्या सिस्टम होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है, जब भी आप वारंटी प्रोवाइड करते हो तब ये चीज़ें अप्लीकेबल होती है, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्लॉज की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर। तो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में और स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए वारंटी मैनेजमेंट का, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और इस प्रोसेस के अंदर जो पहली चीज़ है वो है मेथड फॉर वारंटी पार्ट एनालिसिस, ये चीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ एनटीएफ की बात होती है। ये जो मेथड है वारंटी पार्ट एनालिसिस के साथ ही, उसके साथ ही एनटीएफ मतलब नो ट्रबल फाउंड। इस स्टडी के बेसिस पे आपको आगे जाना है, और इसके आगे अगर कस्टमर की कोई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं कि पहले आपके पास मेथड्स होना चाहिए प्रोसेस के अंदर, वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोसेस है, जिससे कि आप वारंटी पार्ट एनालिसिस करो एनटीएफ के साथ साथ। साथ ही साथ अगर कस्टमर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको भी इस्टेब्लिश करो अपने वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस के अंदर, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं इम्प्रूवमेंट के अंदर, वो है कॉन्टिन्यूअल सॉरी कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फील्ड फेल्योर टेस्ट एनालिसिस। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है पहला परफॉर्म, रिटर्न पार्ट, इनिशियल इनिशिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेक्टिव एक्शन, एनालिसिस, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, रिजल्ट कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने बात कर ली मैनेजमेंट रिव्यू इम्प्रूवमेंट के अंदर जनरल, नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर प्रूविंग, वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारा है कस्टमर कंप्लेंट को कैसे डील करेंगे, फील्ड फेल्योर टेस्ट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को परफॉर्म करना है एनालिसिस। जो भी कस्टमर कंप्लेंट आपको मिली है, फील्ड फेल्योर आपको आइडेंटिफाई हुई है, आपके पास कम्युनिकेशन आया है उसके रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ ये एनालिसिस में हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई पार्ट रिटर्न आया है उसको भी। और इस एनालिसिस के बेसिस पे हमें इनिशिएट करना है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एक्टिव एक्शन हमें लेने हैं, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेने हैं जिससे रिकरेंस ना हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्शन प्लान कर रहे हैं
कि कैसे सॉल्व करेंगे, मिटिगेट करेंगे, रिकरेंस को प्रिवेंट करेंगे इन चीज़ों के लेके। इसके साथ ही अगर कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी या कस्टमर कंप्लेंट, फील्ड फेलियर टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो हमें इस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का भी एनालिसिस करना है। ठीक है, ये अलग से स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहना है कि अगर सॉफ्टवेयर यूज है प्रोडक्ट में तो उसका भी हमें एनालिसिस इंक्लूड करना है, जो हमारा कस्टमर कंप्लेंट और फील्ड फेलियर टेस्ट के रिस्पेक्ट में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपकी कंपनी को जो रिजल्ट्स हैं एनालिसिस के, टेस्टिंग के, वो कम्युनिकेट करना है कस्टमर को, और साथ ही साथ इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं उस पे एक अवेयरनेस सभी तक मिल सके, सभी को हो सके, और ये एज अ इम्प्रूवमेंट आप उसको कंसीडर कर सकें, या फिर सबके नॉलेज में रहे कि क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हमें फेलियर देखने को मिला था, कस्टमर कंप्लेंट देखने को मिली थी। तो यहाँ तक इसकी बात थी। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है 10.3 कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अंदर पहला जो रेफरेंस है वो ISO 9001 2015 का है। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में प्रोसेस इंक्लूड methodology, objectives, measurement, effectiveness, record, reduction of process variation and based risk analysis, statistically capable product characteristics, customer requirements। ये सारे कीवर्ड्स हैं कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में। तो 10.3 कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अंदर पहला रेफरेंस हमें ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है, उसको एज इट इज़ वहाँ से आपको लेना है, अप्लाई करना है अपने ऑटोमोटिव QMS में। सप्लीमेंटल फिर रिक्वायरमेंट की बात आती है, इसके एडिशन सप्लीमेंटल में स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को लेके, और जिसमें कि आपको कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लेके मेथोडोलॉजी जो यूज़ करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, मेजरमेंट एंड इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करना है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, रिकॉर्ड जनरेट होगी, उसको आइडेंटिफाई करना है इस प्रोसेस के अंदर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को लेके। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उसमें हमें ध्यान देना है कि जो रिडक्शन है प्रोसेस वेरिएशन का, वेस्ट का, उस पर हमें ध्यान देना है, उसको एम्फेसाइज करना है। जब हम कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो है, जो हमें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में ऐड करना है, वो है रिस्क एनालिसिस। कि हाँ, जो भी हमारी चीज़ें निकल के आई हैं इनपुट्स मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू, उसके ऊपर हम कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क एनालिसिस करें और उसको यूज़ करें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को लेके, जिससे कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को हम ड्राइव कर सकें। इसके साथ ही कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमें कब करना है इसके बारे में नोट में स्टैंडर्ड एक हमें गाइड करता है कि कब हमें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है। तो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हम तब करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन उसका, जब भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमें इसके रिस्पेक्ट में स्टेटिस्टिकली हम उसकी कैपेबिलिटी के लिए डिटरमाइंड हो जाए, हमें हम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टेटिस्टिकली हमारे पास डेटा है उसकी कैपेसिटी के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए, उसकी कैपेबिलिटी के लिए। साथ ही साथ और वो स्टेबल होनी चाहिए जो डेटा हमारा निकल के आया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का।
और इसके साथ ही एक अथवा में बात होती है और में बात होती है कि जो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाएं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में वो मीट करें, तभी हमें क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो ये लास्ट क्लास था 10th, जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट की बात करी और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। जो स्टैंडर्ड्स के 10 क्लॉजेस थे सारे, इसके एडिशनली जो हमारा डिफरेंट स्टैंडर्ड में जगह यूज़ किया गया है कंट्रोल प्लान एनेक्शर ए का, उसको हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोल प्लान अच्छा होना, उसकी इंफॉर्मेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिस्पेक्ट में एनेक्शर ए है ITF 16949 में, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको विजिबल है स्क्रीन पे होगी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है मेरी। उसके बाद तो एनेक्शर ए कंट्रोल प्लान के अंदर पहला सब क्लॉज है फेज ऑफ द कंट्रोल प्लान। तो इसमें जो कीवर्ड मैंने लिखे लिए हैं वो पहला है 3 डिस्टिंक्ट फेसेस अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसके अंदर है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में है DMMPT इफ रिक्वायर्ड। फिर है सेकेंड फेज, डिस्टिंक्ट फेज है प्री लॉन्च DMMPT, उसके साथ ही है प्रोडक्ट रियलाइजेशन। फिर थर्ड फेज है प्रोडक्शन, इसमें जो कीवर्ड लिए मैंने प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, टेस्ट एंड मेजरमेंट सिस्टम, मास प्रोडक्शन, पार्ट नंबर लेवल, फैमिली कंट्रोल प्लान्स, क्वालिटी प्लान, आउटपुट, मीट एनेक्स रिक्वायरमेंट्स, बैच फॉर्मुलेशन। तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। जो पहला सब क्लॉज है कंट्रोल प्लान के अंदर, फेज ऑफ द कंट्रोल प्लान, तो यहाँ स्पेसिफिकली 3 डिस्टिंक्ट फेसेस की बात कर रहा है, जो कि पहला फेज में प्रोटोटाइप है, सेकंड है प्री लॉन्च और थर्ड फेज है प्रोडक्शन का। ये बेसिकली आप इनके नाम से आप समझ सकते हो इन फेसेस को कि क्या मतलब स्टैंडर्ड किस मतलब डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। तो पहला जो प्रोटोटाइप है, तो उसमें हमें कंट्रोल प्लान के अंदर डिस्क्राइब करना है डायमेंशनल मेजरमेंट, मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट क्या क्या होंगे। ये सारी चीज़ें जब भी हम प्रोटोटाइप बनाने जाएंगे उस कंडीशन में, उस फेस में, और साथ ही साथ प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान होना चाहिए अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो ये ध्यान रखना है प्रोटोटाइप के टाइम पे, अगर कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है कंट्रोल प्लान को लेके प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो वो हमारे पास होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए प्रोटोटाइप के रिस्पेक्ट में, डायमेंशनल मेजरमेंट, मटेरियल क्या होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट हमें क्या एक्सक्यूट करने हैं प्रोटोटाइप के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल प्लान के थ्रू डिस्क्राइब करनी है। सेकंड जो फेस है प्री लॉन्च के फेस में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे भी आपके पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए डायमेंशनल मेजरमेंट का, मटेरियल का, परफॉर्मेंस टेस्ट का। और ये जो प्री लॉन्च होगा ये हमारा प्रोटोटाइप के बाद होगा, इसका ध्यान रखना है। और फुल प्रोडक्शन के पहले होगा प्री लॉन्च का फेज। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो प्री लॉन्च में होगा हम का फेस है, इसमें हम जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन है का प्रोसेस है, इसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे। हमारा जो प्री लॉन्च होगा वो प्रोडक्शन फेज को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके जो भी कंट्रोल प्लान होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई, प्रोडक्टलाइजेशन आपको पता है प्रोडक्टलाइजेशन क्या होता है, तो इस तरह से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंट्रोल प्लान के प्री लॉन्च स्टेज में हमें इस्टेब्लिश करने हैं। थर्ड जो फेज है वो है प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की वो है
कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की, प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, टेस्ट हैं, मेजरिंग सिस्टम्स हैं, उन सारे के बारे में सारी जानकारी आपको आइडेंटिफाई करनी है एज अ कंट्रोल प्लान, जिससे कि मास प्रोडक्शन के लिए आप जा सको। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं जो अलग अलग डिफाइंड हैं, इनकी रिक्वायरमेंट और अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फेजेस की तरह। तो इस तरह से इनको आपको डेवलप करना है। साथ ही साथ जो कंट्रोल प्लान हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसको पार्ट नंबर लेवल पे हमें कंट्रोल प्लान्स को डेवलप करना है। इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्ट नंबर लेवल की बात कर रहा है कि जो भी पार्ट्स आपके फाइनल प्रोडक्ट में लग रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उन सारे पार्ट्स के लेवल तक हमें कंट्रोल प्लान्स को इस्टेब्लिश करना है। इसके साथ ही फैमिली कंट्रोल प्लान की बात करता है जब नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हों किसी कॉमन प्रोसेस के थ्रू, तो उस कंडीशन में हम फैमिली कंट्रोल प्लान यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो कंट्रोल प्लान होंगे वो उसके बारे में कहता है कि वो आउटपुट है क्वालिटी प्लान का। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है। और ये डेफिनेशन जो कंट्रोल प्लान की है कि वो एज अ आउटपुट है, वो क्वालिटी प्लान का एक बहुत इन डेप्थ मीनिंग है। अगर आपने इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से समझा है तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कंट्रोल प्लान कैसे आउटपुट होते हैं क्वालिटी प्लान का। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ ही साथ 2 नोट हैं IATF 16949 में इस पर्टिकुलर क्लॉज के रिस्पेक्ट में कि जो सप्लायर है उसको भी ये जो रिक्वायरमेंट है फेजेस की जो अभी हमने डिस्कस की इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर, उनको भी ये रिक्वायरमेंट को मीट करना है। इसका ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक रिकमेंडेशन है IATF 16949 के थ्रू जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जा रही है। साथ ही साथ सेकंड जो नोट है उसमें बल्क मटेरियल की बात की गई है, जो कि बैच फॉर्मुलेशन की बात है कि जो प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है कंट्रोल प्लान में हो वो हम completely नहीं शो कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाइबल नहीं है। मतलब बल्क मटेरियल कंडीशन में बात करें, इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था बल्क मटेरियल कंडीशन। तो उसको डील करना है बैच फॉर्मुलेशन की तरह। अगर जब वो रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स को हमें कंट्रोल प्लान के थ्रू क्रॉस वेरीफाई करना है, इसका कन्फर्मेंस चेक करना है। तो ये थी बात कंट्रोल प्लान के अंदर फेस ऑफ द कंट्रोल प्लान की। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है उस पे चलते हैं। ये है एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल प्लान जो कि A2 है। इसमें फर्स्ट सब क्लॉज है मिनिमम कंटेंट्स। मिनिमम कंटेंट्स में पहला सब क्लॉज है जनरल डेटा, कंट्रोल प्लान नंबर, इशू रिवीजन डेट, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशंस नेम और साइट डेजिग्नेशन, पार्ट नंबर, पार्ट नेम और डिस्क्रिप्शन, इंजीनियरिंग चेंज लेवल, फेस कवर्ड, की, कॉन्टैक्ट, पार्ट और प्रोसेस, स्टेप नंबर, प्रोसेस नेम और ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल ग्रुप, एरिया रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ तक हम बात करते हैं जनरल डेटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एलिमेंट्स की बात हो रही है कि कंट्रोल प्लान के क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो रिफ्लेक्ट होने चाहिए या फिर जानकारी होनी चाहिए कंट्रोल प्लान के ऊपर जो कि नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिकेट बनाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए। तो पहली जो इसमें चीज़ है कि ये जो मैं चीज़ें बताई वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिसमें
कंट्रोल प्लान नंबर होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लान नंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, इशू डेट, रिवीजन डेट, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन organization's name, site designation, part number, part name and description, engineering change level, phase covered, फेस कवर में प्रोटोटाइप है, प्री लॉन्च है, प्रोडक्शन है, की कॉन्टेक्ट्स कौन से हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके की कॉन्टेक्ट्स हमें डालने हैं, पार्ट और प्रोसेस स्टेप नंबर। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो फ्लो डायग्राम है वहां से निकल के आएगा। प्रोसेस नेम, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल ग्रुप, एरिया रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ ही प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंट्रोल, नंबर, प्रोडक्ट और प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपके जनरल डेटा की तरह होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने उसको भी ऐड कर दिया गलती से, जो प्रोडक्ट कंट्रोल के थे 3 पॉइंट्स लास्ट के जनरल डाटा में, उसको आप इग्नोर करिएगा। प्रोडक्ट कंट्रोल में जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें पहला है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल प्लान है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। तो प्रोडक्ट के कंट्रोल प्लान की जो मिनिमम कंटेंट्स होंगे उसमें हमें प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल के जो हो सकते हैं, नंबर, प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस रिलेटेड, वो होने चाहिए। किसी भी तरह का स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस जो है वो मेंशन होने चाहिए प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लान, वो है प्रोसेस कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर हमारा जो चीज़ें हैं वो है पैरामीटर्स, सेटिंग्स, टॉलरेंसेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मशीन्स, जिग्स, फिक्चर्स, टूल्स। ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है जब भी हम प्रोसेस कंट्रोल प्लान की बात करेंगे। इन चीज़ों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग से रिलेटेड हमें मेंशन करनी है कंट्रोल प्लान के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है मेथड्स की बात है कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में, कि मेथड्स क्या होंगे। तो इवेल्युएशन, एरर प्रूविंग, सैंपल साइज, फ्रीक्वेंसी, कंट्रोल मेथड, ये सारी चीज़ें हमें इसके रिस्पेक्ट में हमें कंट्रोल प्लान डेवलप करना है। जो भी मेथड्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, जब भी हम इवेल्युएशन की बात करेंगे, एरर प्रूविंग की बात करेंगे, सैंपल साइज की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कंट्रोल की बात करेंगे, तो हमारे जो हमारा मेथड होगा उसमें हमारे पास कंट्रोल प्लान होना चाहिए। इसके साथ ही जो लास्ट है कंट्रोल प्लान के अंदर, कि अगर हमारे पास रिएक्शन प्लान है तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास कंट्रोल प्लान होना चाहिए। तो उसमें उसमें उस रिएक्शन प्लान को हमें इंक्लूड करना है, रेफरेंस देना है कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में एक रिएक्शन प्लान को। तो ये सारी चीज़ें थी एनेक्सर ए के अंदर। इसके अलावा एनेक्सर बी भी स्टैंडर्ड है जिसमें डिफरेंट बिब्लियोग्राफी की बात की गई है। सप्लीमेंटल ऑटोमोटिव की एक टाइटल है एनेक्सर बी की, जिसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। तो इसमें बेसिकली जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो ISO 45001 की बात है। इसकी मैंने आपको ट्रेनिंग एक वीडियो मैंने अब पब्लिश किया हुआ है इस चैनल पे, आप वहाँ से उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके साथ ही AIAG की लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का एक स्टैंडर्ड है CQI 8, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी मैंने ट्रेनिंग दी है। तो उसको आप अटेंड कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है वो। इस तरह से नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बिब्लियोग्राफी में है IATF 16949 के एनेक्सर बी में, जो कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप मतलब एक्सपर्टाइज की बात करते हो
विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। आने वाले समय में मैं जो इम्पोर्टेंट इसमें से स्टैंडर्ड्स हैं उनको कवर करूँगा ट्रेनिंग के थ्रू, चीज़ों को पब्लिश और अपलोड करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग में हम लोग। तो यहाँ तक थी अपनी हमारा IITF 16949 2016 का जो फर्स्ट एडिशन है उस पे हमारी ट्रेनिंग। और यहाँ पे विजिबल है आपको हमारी कंपनी का नाम एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार EQR। ये हमारी टैगलाइन है, द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट सर्विसेज हमारी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑडिटिंग एंड गाइडिंग है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ये हमारी कंपनी का लोगो है। तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी तरह की सर्विस का जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, या फिर किसी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें शेयर कर सकते हो दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे एनी टाइम। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।